चलो इनकम टैक्स की डिस्कशन करते हैं। एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे कि आप समझते हैं कि हर चीज का एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग रूल्स बनते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फ्रेम आउट हुआ। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। दो तरह के टैक्सेस रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि जीएसटी, इसमें इनकम टैक्स, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स आते। जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? अपनी पॉकेट से देना पड़ता है ना, तकलीफ होती है। कौन सा टैक्स? बर्डन ऑफ द टैक्स कांट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। वो टैक्स क्या है, आपको बेयर करनी है बर्डन अपनी पॉकेट से, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी बर्डन यू कैन शिफ्ट टू समवन एल्स। कस्टमर, एज अ कस्टमर आपने कैलकुलेटर परचेज किया शॉपकीपर से, वो कहता है जी 500 का कैलकुलेटर है प्लस इसके ऊपर इतने % जीएसटी। सपोज आपने गुड्स परचेज किया 500, वो कहता भाई साहब इस पे जीएसटी है 12% सपोज, तो 60 रुपीज का लगा दिया उसने। आपने उसको कितने पे किए, कस्टमर ने 560, पर वो 60 आपसे लेगा और किसको देगा, गवर्नमेंट को। चार्ज फ्रॉम कस्टमर, जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, वो जीएसटी चार्ज फ्रॉम कस्टमर पेड टू गवर्नमेंट, सरकार को दे देगा। उसके पास नहीं रहेगा, किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। पे कौन कर रहा है, शॉपकीपर, लेकिन अपनी पॉकेट से नहीं, उसने पे करना है 60 किससे लेके, कस्टमर से। तो कस्टमर टू गवर्नमेंट जा रहा है, बीच में मीडिएटर कौन है, शॉपकीपर। तो ये टैक्स जो पे हो रहा है ये अपनी पॉकेट से नहीं, इसकी बर्डन क्या हो रही है, शिफ्ट किस पे, कस्टमर पे। ये सब टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली पेयर अपनी पॉकेट से नहीं देता गवर्नमेंट को, किसी और से बर्डन शिफ्ट करके रिकवर कर लेता है। कस्टम भी ऐसा ही टैक्स है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम में क्या होता है, आपने माल इंपोर्ट किया, क्या करोगे, टैक्स दिया, कस्टम ड्यूटी दी, इंपोर्ट ड्यूटी, आगे किससे वसूल लोगे, कस्टमर से। ऐसे ही होगा। ऐसी और भी टैक्सेस हैं, जैसे कि वैट, आजकल तो बहुत कम चीजों पे लग रहा है, पेट्रोल पे, लिकर वगैरह पे। जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल जीएसटी की तरह है, बस कुछ चीजों पे आज भी क्या लग रहा है, वैट। ऑलमोस्ट चीजों पे वैट खत्म हो गया, क्या लग गया है, जीएसटी। लेकिन जैसे वाइन है, पेट्रोल डीजल है, उस पे आज भी वैट और एक्साइज वगैरह लग रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है, जैसे आपने वाइन बनाई, एक बोतल 100 रुपए की बनाई, उस पे 18% एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग वाला टैक्स। तो आप क्या करोगे, सरकार को दोगे, कहां से लेके, कस्टमर से। कस्टमर को बेचोगे आप 118 की बोतल, 18 कस्टमर से लेके किसको दे दोगे, गवर्नमेंट को। बिल्कुल जीएसटी के लगता था सब चीजों पे, टाइम के साथ साथ काफी टैक्स सब जूम कर दिए गए, जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। लेकिन बहुत थोड़ी सी चीजों पे आज भी क्या चल रहा है, वैट या एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्सेस हैं जो कस्टमर की पॉकेट से रिकवर करके किसको पे करने हैं आप, गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट। इसकी बर्डन जो है कांट बी शिफ्टेड टू समवन, अपनी पॉकेट से। इसीलिए इनकम टैक्स में चोरी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि इनकम टैक्स खुद की पॉकेट से जाता है ना। बंदा तो यही सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करके कमाऊं, और सरकार क्या करती है अपने लिए, लोगों के माइंड में है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो मेरा कजन बैठा था पटियाला में, हस्बैंड वाइफ वो जॉब करते हैं, लेक्चरर है। तो वो कहता जी मैं अपना 1,50,000 के करीब टैक्स दे देता हूँ, मिसिज का भी 150 के करीब टैक्स लगता है साल का, हम करीब 3 लाख रुपए टैक्स भर देते हैं हर साल। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, देखो क्या फैसिलिटी दे रही है। ऐसा नहीं है, सरकार फैसिलिटी तो खैर सबको दे रही है, टैक्स पे करता है या नहीं। आपको सरकार कहती है कि आपको ये सेफ एनवायरनमेंट दिया है, पुलिस प्रोटेक्शन दी है,
बॉर्डर पे सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ से चल के जाओगे, किसी रोड पे जाओगे, गड्ढा आता है, मिनट में गाली दे देता है, जो देता है गाली वो उसकी बात कर रहा हूँ, वो मिनट में गाली दे देता है सरकार को, भाई ये हरामखोर टैक्स तो देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और काम करते नहीं, ऐसा होता है ना। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट बजट, आपने सुना होगा, बजट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो बजट क्या है? वो इनकम एक्सपेंडिचर का ही डाटा है, क्या हमें एक्सपेंड करना है और कहाँ से कलेक्ट होगा। तो सरकार ये खर्चा कहाँ से करेगी? सरकार कहती है खुली हवा, पीसफुल एनवायरनमेंट, कौन देगा आपको? हम देंगे। तो आपसे क्या रिकवर करेंगे बदले में? टैक्स। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के काफी सोर्सेज हैं, जिसमें से एक बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स। रेवेन्यू और कहां से आ सकता है सरकार को? बड़े डिपार्टमेंट हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरलाइंस, पर अब तो नाम की रहेगी, धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रही हैं। अभी मैं बात कर रहा था अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक अपने जो हैं एविएशन मिनिस्टर है, उड्डयन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर, वो एविएशन मिनिस्टर तो हैं, लेकिन एविएशन मिनिस्टर किसका? वो एयरलाइन तो बेची पड़ी है सरकार ने, मिनिस्ट्री किसकी रह गई? सब धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहा है, सिस्टम ऐसा हो रहा है। बीएसएनएल की भी हवा है कि शायद वो भी प्राइवेटाइज हो जाए, पोस्टल डिपार्टमेंट भी हो जाए शायद। पर चलो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्स में ये डिपार्टमेंट्स हैं, टैक्सेस हैं। आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हो तो स्टैम्प ड्यूटी लेती है सरकार, वो भी रेवेन्यू का सोर्स है। तरह तरह के लाइसेंस नहीं देती सरकार, कार का नंबर लेना है आरटीओ से, या कोई लाइसेंस लेना है, कोई गन का, कोई ड्राइविंग का, कोई, वो सब सोर्स है। तो उसी तरह का एक सोर्स क्या है? टैक्स। टैक्स से भी काफी पैसा कलेक्ट होता है और सरकार खर्च करती है। लेकिन चलो, मुझे उसमें ज्यादा नहीं जाना। टैक्स कोई आज से थोड़ी लग रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम से लग रहे हैं। ब्रिटिशर्स लगाते, लगान नहीं लगाते थे। लगान मूवी भी देखी होगी, जमींदार लोगों से लेते नहीं थे वो ब्रिटिशर्स। क्या होता था लगान? क्या होता है लगान? क्या होता है हिंदी का वर्ड? हाँ, लैंड पे जो सरकार कुछ शेयर ले, ब्रिटिशर्स तो फसल का कुछ शेयर ले लेते थे कि कितनी क्रॉप हुई, इतने % हमें दे दो, दैट इज लगान या लैंड रेवेन्यू। आफ्टर इंडिपेंडेंस या तो खत्म कर दिया गया, या बहुत मामूली है, शायद 1 एकड़ का 100, 150, 200 रुपए, ऐसा बहुत कम है। कुछ स्टेट ले रही हैं और कुछ वो भी नहीं ले रही, मामूली। पहले वो तो काफी लेते थे। और ये तो एक कौटिल्य की बुक आई हुई है अर्थशास्त्र के नाम से, उसमें भी ये नाम आता है टैक्स का। मतलब ये कोई नया टैक्स नहीं है, पुराना। कोष मूलादंड, यानी कि ये कोष मूलादंड टैक्स के लिए वर्ड यूज किया था कौटिल्य ने। मतलब इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। टैक्स पुराने राजा लोग क्या करते थे? राजा के पास प्रॉपर्टी कहां से आती थी? टैक्स। वो जितने भी लोग थे उनको बचाने के बदले में क्या वसूलते थे उनसे? थोड़ा सा वो लगान, फसलें इकट्ठी करते थे, पैसा ले, तो वो क्या है? टैक्स वो भी लेते थे। सरकारें चलेंगी नहीं, चाहे राजा की हो चाहे ब्रिटिशर्स की हो। गालियां तो हमने ब्रिटिशर्स को बहुत दी होंगी, लेकिन कुछ अच्छे काम भी करके, एजुकेशनल सिस्टम, लॉ बना गए। हमारे लॉ तो सारे उन्होंने बनाए जो हम पढ़ रहे हैं। और अगर वो बुरे थे तो भाग भाग के यूके के जाते हैं, हम जाते हैं ना, यूके का वीजा लग जाए, काश मंदिर में जाके यही प्रे करते हैं, तो उनसे मिलने फिर जाते हैं, मान के चलो। तो चलो, टैक्सेस वसूले उन्होंने, ठीक है, थोड़ा गलत तरीके से वसूले होंगे, पुराने टाइम से चल रहा है। तो इनकम टैक्स, इनकम पे लगने वाला टैक्स है, जेब से जाता है, चोरी बहुत ज्यादा होती है इसी वजह से। और डिपार्टमेंट तरह तरह के टाइम टू टाइम रूल बनाता है इनकम टैक्स की कलेक्शन के लिए। इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि कंपनी एक्ट, क्या है कंपनी एक्ट? कब का है? 2013। पुराना 56 था, उससे पहले 2013 भी था, 1913 भी था, 12 था, तो लेकिन फिलहाल 2013। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना। इससे पहले तो ब्रिटिशर्स ने भी 1920 में बना रखा था पूरा इनकम टैक्स, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट चल रहा है 61। और 62 में क्या आया? इनकम टैक्स रूल्स। क्या है बात करूंगा, तरह तरह के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, कोर्ट की जजमेंट, ये सब कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स
ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपको इनकम टैक्स पढ़ना है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में क्या है वो भी पढ़ना होगा, रूल्स में क्या है वो पढ़ना होगा, सर्कुलर, कोर्ट की जजमेंट और फाइनेंस एक्ट भी एनुअल। अब ये सारी बातें क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि हाउ टू कंप्यूट इनकम, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, कौन सी पे नहीं लगता, ये कौन बताएगा, इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट कब का चल रहा है, ये 61, लेकिन मार्केट के हिसाब से, टाइम के चेंज के हिसाब से, टाइम टू टाइम ये जैसे बाकी एक्ट बदलते हैं ये भी क्या है, हमारी सरकारें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये इसको चेंज करने की पावर फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के, हाँ मैडम निर्मला सीतारमन वो हैं। तो वो उनको राइट है, फाइनेंस एक्ट भी वही बजट में पेश करती हैं। तो टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कुछ टाइम टू टाइम कंफ्यूजन हो तो चेंज करके उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट बजट की बात करूं, क्या था कि इनकम टैक्स में एक रूल था कि अगर किसी के रेड पड़ जाए, पकड़ा जाए पैसा, रेड समझे, सर्च, रेड पड़ जाए कि इनके पास बहुत पैसा है और ये लोग क्या है टैक्स पे नहीं करते, तो सरकार वो पैसा पकड़ ले और उनके रिकॉर्ड में है नहीं, ये कहां से आया नहीं बता पा रहे। अभी कानपुर में रेड हुई थी ना, सुना होगा आपने, कितने हजार करोड़ रुपए निकले हैं कानपुर में, वो परफ्यूम का कोई डीलर था उसके पास, तो उस पैसे पे 78% टैक्स लगता है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, पकड़ा हुआ पैसा, जो छिपाई इनकम, उस पे टैक्स 60%, फिर 60 का 25% सरचार्ज, फिर इन दोनों पे 4% एक एजुकेशन सेस आप पढ़ेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सरचार्ज है, ये टैक्स है। तो टोटल मिला के 78% हो जाता है। 60 का 25% सरचार्ज यानी कितना हो गया 75, उसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या है मैं बात करूंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो फिलहाल बताऊं रफली, एक ही फिगर याद करो, क्या 78% टैक्स लगता है जो पकड़ा जाता है पैसा। बंदे के यहां पकड़ा गया 100 करोड़, पूछा कहां से, जवाब ही नहीं, रिटर्न भर नहीं रहा, टैक्स पे नहीं कर रहा, भाई कहां से जोड़ दिया। ऑफिसर तो खुद परेशान है कि मैं तो टैक्स भरता हूं, मेरे पास नहीं जुड़ रहा और इस बंदे के पास इतना पैसा। तो इस पैसे पे टैक्स आपने क्या किया है, इवेड किया है, इवेड किया है। ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिच और पुअर पर्सन सेम पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, हाँ ये भी बात करूंगा। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, बात करूंगा, गरीब पे कम अमीर पे ज्यादा लगता है, लेकिन जीएसटी सेम चलता है। आप सोप लेने गए, अमीर आदमी चला जाए, गरीब चला जाए, वो तो टैक्स दुकानदार ने सब पे सेम लगाना है। चलो सही है, ये पढ़ेंगे अपन। तो देखो रेड पड़ी, 100 करोड़ पकड़ा गया, कितना टैक्स लगेगा उस पे, 78 करोड़, बहुत ज्यादा है ना। तो क्या करोगे फिर, क्या करते हैं लोग, मान जाते हैं कि हाँ भाई लो 78 पे टैक्स भरो ना, वो इनकम टैक्स की टीम को बढ़िया खाना खिलाते हैं, बढ़िया चाय पिलाते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऑफिसर कैसा होता है सामने, लेकिन बात यही है कि सरकार के पास वो पैसा पहुंचता ही नहीं। अगर वहां 100 करोड़ पकड़ा गया और ऑफिसर क्या है, सेटिंग वाला है, तो क्या चलता है, वो कहता है भाई साहब क्या करोगे सरकार को देके, आपका भी फायदा मेरा फायदा, बोलो क्या करना है। 10 करोड़ दिखा देते हैं कि वहां कितना पकड़ा गया, 10 करोड़, 90 करोड़ बताते ही नहीं। 10 करोड़ पे सरकार को टैक्स बन गया 7.8 करोड़, बाकी 90 करोड़ पे सरकार को टैक्स ही नहीं बना, वो शो ही नहीं हुआ। उसमें सेटिंग कर ली, थोड़े ऑफिसर ले गया, थोड़े आपको बच गए, ऐसा सिस्टम चलता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स को पूरा बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता, करप्शन। बिल्कुल वैसे ही चालान के लिए 100 लोगों को रोका पुलिस वालों ने, रोकते ना, सबके चालान कटे तो सरकार को फायदा हो, 100 में से 80 तो साइड में सेटिंग करके छोड़ दिए जाते हैं ले लेके। सरकार को बना ना, सरकार को नहीं बना, लोगों को तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पैसे जेब में डाल गए वो पुलिस वाले। वो इनकम टैक्स में है करप्शन। और हमारे कंट्री में थोड़ी नेगेटिविटी है कि इस मामले में
एशियन कंट्रीज जो भी हैं हमारे सराउंडिंग में, सब जगह ये हाल है। पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह ऐसा नहीं अपने वहाँ करप्शन है। यूरोपियन कंट्रीज, अरबियन कंट्रीज में नहीं है, अपने यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ तो लोग क्या सोचते हैं कि सोचते हैं यार क्या करना है यार, इंश्योरेंस लेंगे बाइक का, 1200 रुपये का इंश्योरेंस है, पुलिस ने साल में 2 बार पकड़ भी लिया तो 100 रुपये देंगे, बस काम चल गया, सस्ता है ये बढ़िया है। वो इनकम टैक्स में लोग क्या क्या सोचते हैं, इतना टैक्स भरने से अच्छा क्या है, कोई बात नहीं चोरी कर लो, पकड़े गए थोड़े बहुत ऑफिसर को दे देंगे। लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई। इवन तो हालत ये है, पंजाब में किसी रिलेटिव की रेड होगी कुछ टाइम पहले की बात है, और वो रेड बड़ी खतरनाक होती है, घर से किसी को निकलने नहीं देते, सब कुछ छान जाते हैं वो, ये तक भी खुल जाते हैं, किसके अंदर भी कोई चाबी मिल जाएगी, कोई पर्ची मिल जाएगी, ये फॉल सीलिंग देख, सब कुछ, तकिए वगैरह देख लेते हैं कि इसके अंदर ही कोई माल भरा हो, कहीं सब कुछ देख जाते हैं। तो रेड हुई, चलो जी, जो कुछ उनको कलेक्ट करना था कलेक्ट करके ले गए, जो कुछ नोट करना था नोट करके ले गए। बात तो बदनामी की है ना, रेड होना कोई अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में उनके नंबर बढ़ गए। लोग कह रहे यार ये तो बड़े पैसे वाले होंगे, इनके तो इनकम टैक्स की रेड हुई है, लड़के की शादी करनी है, बढ़िया अच्छी शादी होगी, इनके तो माल ही बहुत है, इनके तो इनकम टैक्स की रेड हुई है। कि रेड किनकी होती है? जिनका माल बहुत है, जिनके अंदर दबा हुआ उनकी होती है। मतलब पॉजिटिविटी कोई अच्छी बात है, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ही ऐसी होगी, बस पैसा ही सब कुछ है, और उसका रिजल्ट ये है कि चोरी करते बंदे डरते नहीं है, टैक्स की चोरी कर जाते हैं। जबकि आपने सुना होगा मोनिका सेलेस, स्टेफी ग्राफ, नेम सुने? ये टेनिस प्लेयर हैं बहुत फेमस यूएस के, मतलब जैसे अपने इंडिया में विराट कोहली और इस तरह से अपले सानिया मिर्जा और ये, वैसे ही वहां पे इतने फेमस प्लेयर। दोनों के फादर साहब 10-10 साल जेल में रहे क्योंकि उन्होंने यूएस का टैक्स नहीं पे किया था। इतने फेमस प्लेयर अपने इंडिया में हो सकता है ऐसा कि एक्शन हो जाए? ना जी, हो ही नहीं सकता। और वहां देखो, आप देखो कि इससे पहले बुश थे, बिल क्लिंटन के बाद, उनकी बेटी भी 2 दिन जेल में रही यूएस में। क्यों? क्योंकि उसने ड्रिंक करके रोड पे कुछ तमाशा किया होगा थोड़ा बहुत। 2 दिन वहां के यूएस प्रेसिडेंट की बेटी 2 दिन जेल में, और हमारे यहाँ हो जाएगा? किसकी हिम्मत है? हमारा सिस्टम ऐसा है थोड़ा सा, यहाँ पावर, पैसा, वो सब चीजें मैटर करती हैं। तो इनकम टैक्स चोरी में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि फेयर वहां पे ट्रायल नहीं होता, और चोरी करते लोग बुरा भी नहीं मानते, कोई शर्म नहीं आती है, मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि भाई हमने टैक्स की चोरी की है। बस एक सिंबल बन गया भाई, टैक्स ज्यादा भरना, एक्शन होना, अच्छे पैसे वाले हैं। चलो, तो अनडिस्क्लोज इनकम पे क्या था कि 78% टैक्स था। आपके पास 100 करोड़ पकड़ा गया, कितना टैक्स है? 78 लाख। इस पे कुछ कंफ्यूजन थी, लोग कहते जी क्या हमारा कोई लॉस है बिजनेस में, कोई हमारा जो व्हाइट में बिजनेस चल रहा है, कोई शूज का, कपड़े का, क्या वो लॉस काट ले इस इनकम से? भाई लॉस है तो इसमें 100 करोड़ है, अगर 30 करोड़ का किसी बिजनेस में लॉस है तो वो कट कर लें, बाकी पे टैक्स दे दें। ये कंफ्यूजन थी। अभी जो बजट आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो पकड़ा हुआ पैसा होगा उसमें से कोई लॉस, कोई एक्सपेंडिचर लेस नहीं होंगे, यानी जितना पकड़ा जाएगा उस पे 78% टैक्स देना ही पड़ेगा। कंफ्यूजन थी, लॉ में क्लियर नहीं था, इनकम टैक्स एक्ट में रूल बना के डाला उन्होंने, और वो क्या हो गया? क्लियर, कि जो पकड़ा जाएगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम ये इसको क्या करते रहते हैं? अमेंड करते रहते हैं। एक और बात, टैक्स वसूलने के लिए सरकार ना कई तरह की कोशिशें करती है। जैसे आप अगर जनरल लूं, एक जनरल, इंडिविजुअल और ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है ना, एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ पे बात करूं, अप टू 2,50,000 पर annum कोई टैक्स नहीं लगता। सही है? उसके बाद धीरे धीरे 5%, 20%, 30%, वो बात करेंगे, नहीं लगता। लेकिन लोग इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए मिसयूज करते हैं इस तरह के रूल्स का। क्या हुआ? मिस्टर राकेश है, उसकी इनकम 7.5 लाख रुपए मान लो एनुअल, टैक्स लगेगा उस पे। 250 एग्जम्प्ट है, बाकी पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लेकिन उसने क्या किया कि सपोज उसकी 3 शॉप्स थी जिसका रेंट आता था, रेंट की इनकम आती थी, उसने क्या किया? 3 शॉप को अलग अलग कर दिया, एक सेल्फ, एक वाइफ को ट्रांसफर टू वाइफ,
और ये ट्रांसफर टू क्या कर दी, सपोज किसी और को, फ्रेंड। अब क्या हुआ, वो इनकम वो 250 डिवाइड कर ली उसने, 250 डिवाइड कर ली, ताकि क्या है, टैक्स क्या बने, 0। या फिर ये फ्रेंड की जगह अगर मैं कह दूं घर के नौकर के नाम ही कर दी, ट्रांसफर टू बहादुर, कहता तू भी ऐश कर, दुकान तेरे नाम। अग्रीमेंट में लिख लिया भाई जब मैं चाहूंगा ले लूंगा, उसको दुकान थोड़ी देनी है, टैक्स बचाना है अपन। अग्रीमेंट ही रिवोकेबल है, मीन्स उसमें लिख लिया है जब तक मैं चाहूंगा दुकान तेरी, जब चाहूंगा वापस ले लूंगा। तो वो कहता ठीक है बाबूजी जो कर रहे हैं ठीक है, वो बेचारे को पढ़ा लिखा है नहीं, साइन करा लिए। तो ये क्या कर रहा है बंदा, इनकम को डिवाइड कर रहा है टू अवॉइड टैक्स, टैक्स अवॉइड कर रहा है। इनकम टैक्स ने रूल बनाए क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का एक चैप्टर बनाया, सेक्शन 60 ऑनवर्ड्स, ये 69 तक चलता है, पढ़ेंगे आप सेक्शन के साथ आगे। क्लबिंग मीन्स किसी की इनकम किसी और में क्लब करवाएगा, जोड़वाएगा, इनकम टैक्स ऐड करवाएगा कि गलत तरीके से आपने इनकम को डिवाइड किया है। तो इनकम टैक्स ने कहा कोई भी हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को फ्री में कोई प्रॉपर्टी या पैसा दें, गलत है। कहता जी अपनी वाइफ को गिफ्ट देके क्या फायदा है, कहता पैसे तो घर के घर में इनकम टैक्स कहता है। भी मान लो एक हस्बैंड वाइफ को कहे न्यू ईयर गिफ्ट में, दिवाली गिफ्ट में, एनिवर्सरी गिफ्ट में कि ये लो एक प्लॉट तुम्हारे नाम करा देता हूं, तो वाइफ ने क्या करना है, वो प्लॉट तो नाम का ही है कि उसके नाम हो गया या अपने नाम हुआ। कहने का मतलब इनकम टैक्स जानता है कि भैया ये गिफ्ट नहीं होता अपनी वाइफ को जो गिफ्ट देते हैं, पैसे तो घर के घर में रहे, गलत है। इसकी इनकम पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर। जैसे हस्बैंड ने वाइफ को ये घर दिया फ्री में, इनकम टैक्स कहता है गलत, इस पे टैक्स कौन देगा, हस्बैंड। हस्बैंड में जा जोड़ो 250 प्लस 250, हस्बैंड की इनकम कितनी होगी, इनकम टैक्स कहता है गलत है ये, तुमने वाइफ के नाम शॉप करवा दी फ्री में, कंसीडरेशन लिया नहीं। आपको ये एक सेक्शन पढ़ा करते थे हम, सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहता था, लव एंड अफेक्शन में दे दिया, रिटर्न में तो सही है, ऐसा था ना। वहां होता होगा, इनकम टैक्स कहता है लव एंड अफेक्शन नहीं चलेगा। कुछ साल पहले तो क्या था, इनकम टैक्स एक्ट में रूल था कि कोई विदाउट कंसीडरेशन वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी पैसा दे तो वो गलत है। कंसीडरेशन मस्ट बी देयर, क्या होना चाहिए, बदले में कंसीडरेशन लो। एक बंदे ने वाइफ को ऐसी कोई प्रॉपर्टी दी, कहता जी ये तो फ्री में दी नहीं मैंने, क्या लिया बदले में, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में क्या, इनकम टैक्स ने पूछा कंसीडरेशन में क्या, कहता लव, प्यार, खुशी। कहता खुशी नहीं होती वाइफ, कहता बस ये दे दिया, वाइफ बदले में खुश होगी, कहता इतनी काफी है। कंसीडरेशन से मतलब है, ले लिया, कहता कंसीडरेशन। इनकम टैक्स कहता जी ये तो लव, इश्क मोहब्बत में हमें लुटा देंगे। इनकम टैक्स ने वहां वर्ड लगाया मनी। कंसीडरेशन किस में होना चाहिए, खुशी प्यार वाला नहीं, मनी वाला, पैसा लो, और वो भी कितना लो, पूरा। अब मान लो इनकम टैक्स में मनी कंसीडरेशन लगा दिया, उसमें भी दिक्कत है। हस्बैंड वाइफ को 1 रुपये में दे दे प्रॉपर्टी, कहते मेरी प्रॉपर्टी मैं बेचूं कितने में मर्जी, तो इनकम टैक्स ने कहा नहीं, कंसीडरेशन भी किसमें लो, एडिक्वेट, वो भी किसमें, मनी। तो अगर एडिक्वेट मॉनेटरी मनी में एडिक्वेट कंसीडरेशन लो तो सही में लाइफ पार्टनर मालिक माना जाएगा, वरना नहीं। इसने फ्री में दुकान दे दी, इनकम टैक्स कहता है गलत। इसकी इनकम किस में जोड़ो, वापिस ऐड करो, कितने रुपए, 250। हस्बैंड कितने पे टैक्स देगा, 5 लाख पे, वाइफ नहीं देगी। यानी प्रॉपर्टी तो दो, उसमें तकलीफ नहीं है इनकम टैक्स को, तकलीफ किसमें, उससे आगे आने वाली इनकम पे। इनकम टैक्स ये नहीं कहेगा कि प्रॉपर्टी वापस लो, ये नहीं कहेगा, बस इनकम टैक्स कहेगा कि तुमने ये किस लिए किया है, इनकम टैक्स बचाने के लिए, इनकम को डिवाइड कर रहे हो, तो इसलिए इस पे टैक्स क्या है, तुम दो। जब आप लॉ पढ़ते थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ पढ़ा होगा आपने,
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, कि भाई इनकम एक जगह आ रही है, उसकी छोटी छोटी कंपनी बना के इनकम को क्या कर दिया, डिवाइड। उसका भी एम क्या है, टैक्स अवॉइडेंस। गलत है। ऐसी बहादुर को गलत ट्रांसफर है ये, बहादुर को ट्रांसफर है ही नहीं, उसमें कंट्रोल अपना है, जब चाहेंगे ले लेंगे। इनकम टैक्स कहता है गलत। ये इनकम भी किसकी है, उसके साहब की है, यानी 2.5 लाख पे भी ना वाइफ टैक्स देगी ना बहादुर। इस पे भी टैक्स कौन देगा, 7.5 लाख रुपए पे टैक्स कौन देगा, हस्बैंड। क्लियर, राकेश देगा। गलत है। जैसे मान लो आप लोगों की बात करूं, आप लोग क्या है, मेजर बन गए हैं, सारे 18+ हो गए होंगे। आपके फादर साहब ने सोचा कि मेरी इनकम में क्यों ना ये बच्चे मेजर बन गए, मेजर की रिटर्न भर दी। सुनो, आपके पेरेंट्स ने घर में 2 बच्चे मेजर बने, मेजर मंथली कमाने लग गए 2.5 लाख रुपए। कैसे, वो अपनी इनकम कम बता देंगे, वो आपकी 250, एक और बच्चा है उसकी 250, मदर हाउसवाइफ है उनकी भी 250, फादर साहब की खुद की भी 250। घर की इनकम कितनी होगी, 10 लाख। टैक्स क्या बनेगा, 0। इनकम के 4 डिवीजन किए और टैक्स क्या हो गया, 0। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता किया, हाँ जी ये बच्चा कमाता कैसे है, पता लगा ट्यूशन पढ़ाता है। इंक्वायरी की तो पता लगा ये पढ़ाएगा ट्यूशन, ये तो खुद पढ़ता है। इट मीन्स वो नहीं कमा रहा। वाइफ से पूछा गया क्या काम करती है, पता लगा कुकिंग का बिजनेस है। तो पता लगा खाने बनाने के लिए तो खुद घर में इन्होंने कुक रखा हुआ है, ये क्या कुकिंग का बिजनेस करेंगे। तो इनकम टैक्स ऐसे केसेस को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके वो बच्चे की इनकम किस में जोड़ देगा, उसके मम्मी या पापा में। टैक्स उनसे लेगा, क्योंकि इनकम टैक्स जानता है दे आर नॉट अर्निंग, नहीं कमा रहे, ये जस्ट क्या एक प्रेजेंटेशन है, इनकम का डिवीजन है। क्या हुआ ऐसी, रियल फैक्ट बता रहा हूं, घर में ऐसा होता है लोगों के, इनकम उनको पता ही नहीं हम कमा रहे हैं, रिटर्न उनकी कोई और भर रहा है। रिटर्न मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं। क्या हुआ, लोकल इनकम टैक्स ऑफिस की बात है, हम लोग एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास गए, आईटीओ भी बैठा था वहाँ, आईटीओ साहब और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक और सिरसा के सीए थे। किसी केस के रिगार्डिंग गए, किसी का डिस्प्यूट था, तो वो वहाँ पे हंस रहे थे। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी देखो हुड्डा के अंदर बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और इन लोगों ने क्या इनकम दिखा रखी है, स्टिचिंग करती है जी लेडी, कुकिंग करती है, ये वो सारा कुछ दिखा रखा है। उन्होंने किसी बंदे को कपड़े दे के भेज दिए ऐसी अनस्टिच क्लॉथ, कहते जी जाके पता करो, इंक्वायरी करनी थी। तो पता किया, जो एड्रेस लिखा हुआ था इनकम टैक्स की रिटर्न है, जैसे सपोज उस लेडी का नाम मीना है सपोज, तो उन्होंने बेल की कि पहले तो 1-2 साथ वाले घरों से पूछ लिया कि यहाँ कोई सिलाई करता है जी कपड़े, ना यहाँ कौन सिलाई करता है, कपड़े कौन स्टिच करता है। फिर उनके ही घर में चले गए जिनकी रिटर्न भरी हुई थी मीना के नाम से। तो पूछा मीना जी हैं, तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं ही मीना हूँ। बोलो क्या कपड़े सिलवाने थे, आप कपड़े सिलती हैं? तो उसने गाली गोली दे दी आगे से, कपड़े सिलती हूँ, ऐसे बकवास कर रहे हो। तो उन्होंने बताया देखो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ये लिखा है कि आप स्टिचिंग से इतने पैसे हर साल कमा रही हैं, तो हमने भी स्टिचिंग करवाने। तो एक्चुअल में वो स्टिच करती ही नहीं थी, उसको पता भी नहीं होता। हस्बैंड लोग क्या है रिटर्ने भरते हैं, बस साइन कराते हैं, आधे तो साइन भी खुद कर देते हैं उनके, और वो रिटर्ने जा रही हैं डिपार्टमेंट में। होता क्या, हस्बैंड अपनी इनकम कम बता देता है, थोड़ी सी किसकी बता देता है, वाइफ की, टैक्स बचेगा, इनकम डिवाइड होगी। तो इसलिए इनकम टैक्स को रूल बनाने पड़ते हैं कि भैया पैसे पूरे लेके प्रॉपर्टी दो, कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा क्या ले लेना बदले में, पूरा। आधा लिया तो आधे की मालिक आज भी क्या है, ट्रांसफर होगा। सपोज मैंने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपए वाला एक घर है जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है 20 लाख, मैंने वो घर दे दिया वाइफ को 10 लाख में। वाइफ के अकाउंट से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए लिए, 20 वाला कितने में दे दिया, 10 में। और वो घर किराए पे चढ़ा हुआ है, सपोज उसका रेंट आ रहा है कंसीडरेशन तो लिया पर पूरा नहीं लिया। देखना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस 20 लाख, हस्बैंड ने ट्रांसफर किसको कर दिया, वाइफ को। हाउस ट्रांसफर फॉर ₹15 लाख, चलो 15 लाख का ट्रांसफर कर दिया। अब इससे वाइफ को रेंट आ रहा है, रेंट की इनकम आ रही है सपोज 20,000 रुपए,
तो इनकम टैक्स कहता है ये 20 का 20 जो रेंट आ रहा है ये वाइफ का नहीं है। इसमें आज भी ओनर वाइफ कितने की है? 15। 5 का ओनर आज भी कौन है? हस्बैंड, क्योंकि 20 वाला कितने में दिया है? 15। तो इसका ब्रेकअप करो, हस्बैंड में कितना जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। वाइफ में कितना जाएगा? 20,000 इंटू 15 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, इतना जाएगा। तो आप देखो हस्बैंड में 5 और वाइफ की इनकम में कितना? 15। 5 पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड। टैक्सेबल फॉर हस्बैंड। हस्बैंड को कितने पे टैक्स देना है? 5 पे। वाइफ को कितने पे टैक्स देना है? टैक्सेबल अमाउंट कितना? समझ आया? पूरे पैसे क्यों नहीं लिए? 20 लाख वाला 20 में क्यों नहीं दिया? कितने में दिया? ये रूल क्यों बनाना पड़ा? ऐसे तो वो 20 लाख वाला 1 रुपए में ही दे देगा, कह देगा फ्री थोड़ी दिया है। तो इनकम टैक्स ने कहा नहीं, मनी कंसीडरेशन के साथ वर्ड क्या लगा दिया? एडिक्वेट, सफिशिएंट, पूरे पैसे दो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, वरना प्रोपोर्शनेट होगा। अब 15 पे टैक्स वाइफ देगी, 5 पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड देगा। मॉनेटरी कंसीडरेशन लो। क्लियर है? चलो, तो इनकम टैक्स की चोरी बहुत आम है। कुछ केसेस के अंदर जो है लोग रूल के हिसाब से चलते हैं तो टैक्स बच भी जाता है, चोरी करोगे तो फिर एक्शन भी होता है। वो सारी डिस्कशन जो है इसमें चलती है। कोई वाइफ को दे लेकिन उससे जो इनकम आएगी तो दिक्कत है उसमें। जैसे मान लो मैंने अपनी वाइफ को ₹1,00,000 दिया, वाइफ ने वो ₹1,00,000 अपने पास ही रख लिया, उसे किसी बैंक में नहीं डाला, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, क्या उससे इनकम आ रही है आगे? कोई नहीं। तो कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं। इशू किस पे है? फर्दर आने वाली इनकम पे है, उससे आगे जो इनकम आ रही है उस पे इशू है। क्लियर? घर दिया, वाइफ रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आगे किराया आएगा तो प्रॉब्लम है। समझ आया? अब एक और बात, ये पैसे मान लो 15 लाख वाइफ ने दिए, ये 2 दिन पहले ही मैंने अपने अकाउंट से किसके अकाउंट में डाले थे पैसे? वाइफ के अकाउंट में, उससे उसने मुझे फिर दे दिए। यानी वाइफ को सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये 15 लाख का सोर्स क्या है? वाइफ हाउस वाइफ है मान लो, नथिंग अर्न इन पास्ट, मतलब तो क्या वो 15 लाख दे सकती है? नहीं, इनकम टैक्स इंक्वायरी करेगा। क्या वाइफ अर्निंग लेडी है, अपने पैसे दिए हो या अपने फादर साहब से लाई हो, वो पैसे उसके हैं, ऐसा है? नहीं। तो इनकम टैक्स कहता है गलत, ये 15 लाख भी हस्बैंड के ही है। यानी ये घर का पूरा पैसा जो 15 लाख वाइफ ने दिया वो पैसा भी किसका है? हस्बैंड का। इसलिए ये सारा का सारा गेम गलत है। इस पूरी इनकम पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड देगा। यानी वाइफ को क्या बताने की जरूरत होगी? सोर्स, इनकम का सोर्स। ये 15 लाख कहां से लाई? हस्बैंड के है तो फिर क्लबिंग सारे की हो जाएगी, या प्रूव कर दे हस्बैंड से लाई, फिर ठीक है। क्लियर? चलो, अब देखो इनकम टैक्स एक्ट तो आपको बता देगा टैक्सेबल इनकम का मीनिंग क्या है, हाउ टू कंप्यूट इनकम। बहुत सी इनकम पे टैक्स और बहुत सी इनकम पे टैक्स नहीं भी है। एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे हम, एग्जम्प्ट है। गिफ्ट आते हैं कुछ हद तक एग्जम्प्ट हैं, तो वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे कौन से टैक्सेबल है और कौन से एग्जम्प्ट। आलाराम, तो कौन सी एग्जम्प्ट है और कौन सी टैक्सेबल, ये हमें बताएगा। रूल्स, कभी कंफ्यूजन हो ना किसी चीज पे तो ये इनकम टैक्स रूल्स उसे क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 40A3 जो कहता है नोट मोर देन 10,000 रुपी in a day paid in cash for expenses। अगर आपने 10,000 से ऊपर कैश दिया तो वो चलेगा नहीं। मान लो मैंने एक रिपेयर करवाई बंदे से, 15,000 रुपये का बिल है, तो 15 के 15 मैंने उसको छोड़ दो,
15,000 रुपए का बिल है, मैं उसको कैश नहीं दे सकता। कैसे देना पड़ेगा मुझे? चेक से दो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करो, लेकिन कैश नहीं देना। क्रॉस चेक दो, कैश नहीं देना। दोगे तो क्या? P&L में अलाउड नहीं है। आपने किसी को सैलरी दे दी 18,000 उठा के कैश, ये लो, एक महीने की इकट्ठी सैलरी 18 कैश, तो इनकम टैक्स कहता है नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड इन P&L, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होगा। क्या होगा फिर उससे? अगर वो P&L में अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से क्या है? टैक्स बढ़ जाएगा। इसलिए आप पेमेंट किससे करो? हमेशा चेक से, गूगल पे या नेट बैंकिंग से। हाँ, एक एक्सपेंस नहीं हुआ ना, तो वो तो एक्सपेंसेस अलग अलग हो गए। नहीं, वो तो आप फिर रिकॉर्ड बनाओ। इस तरह का करते हैं लोग ऐसा कि जैसे मान लो एक एक्सपेंडिचर है, आपने क्या किया, एक दिन दे दिया, थोड़ा अगले दिन दे दिया, थोड़ा अगले दिन दे दिया, ऐसा कर लेते हैं ना लोग भी थोड़ा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है फिर तो कर लोगे आप, लेकिन बड़े बिजनेसमैन ने लाखों की पेमेंट देनी है, वैसे भी एक एविडेंस भी होता है, चेक से दोगे तो कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए, और दूसरा टाइम भी नहीं होता इन चीजों के लिए कि मान लो आपने रिपेयर करने वाले को 15,000 देना है, आप उसे 7-8 हज़ार अब दे दोगे, थोड़े दिन बाद 7-8 हज़ार इकट्ठा ना देके अलग अलग कर दोगे। आपको जी वो दोबारा राउंड लगाएगा, तो ऐसा करो एक बार 15 इकट्ठा दे दो, कैश पॉकेट से डाल लो 7-8 हज़ार रुपये, क्या है थोड़े दिन बाद तिजोरी से निकाल लेना 7-8 हज़ार, कह देना पेमेंट दे दी। यानी आप पेमेंट तो एक ही दिन दे रहे हो, लेकिन बुक्स में एंट्री कब कर रहे हो? 2 बार में। ऐसा करते हैं लोग। लेकिन जब आपकी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी तो आप बार बार कर पाओगे? ऐसा टाइम ही नहीं होगा इतनी चीज़ों को सोचने के लिए। और फिर बुरा भी क्या है अगर चेक से कर दें। सरकार ने ये रूल क्यों बनाया? झूठे एक्सपेंसेस ना हो, चेक से तो डिटेक्ट हो जाएगा ना। आपको जी मैंने 5 लाख रुपए की रिपेयर का काम करवाया, एक्सपेंडिचर डाला, चेक से पेमेंट दी मोहन कुमार को। सरकार क्या करती है? क्रॉस चेक, वो देखती है पेमेंट किसको हुई? मोहन कुमार। मोहन कुमार से पूछती है भाई तू आके हिसाब दे, तू 5 लाख तो एक एक बंदे से कमा रहा है, तू कितने कमाता है, टैक्स भरता है कि नहीं भरता? तो क्लियर हो जाते ना पिक्चर, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। और ज्यादातर एक बात और, अगर सब कुछ जैसे सरकार कह रही है ना कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी लालच भी दे रही है, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कहते हैं ना, क्यों? अगर सब कुछ बैंकिंग सिस्टम से चले तो बहुत कुछ डिटेक्ट हो जाएगा। कैश तो एक तरह से ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, सारा कुछ बैंक से हो जाए जैसे इंटरनेशनल लेवल पे है, तो सरकार ने क्या करना है? आपका बैंक अकाउंट ही डिटेक्ट करके चेक कर लेना अच्छे से, कहाँ पैसे आए कहाँ गए। अब लोग फॉरेन घूमने जाते हैं, मान लो वहां खर्चा आ गया 10 लाख रुपए, अब वो क्या करते हैं? अगर वो सारा कुछ बैंकिंग सिस्टम से पे करें तो सरकार की नॉलेज में आ जाएगा इनकम टैक्स के कि भैया इसने इतना इतना पैसा खर्चा, बता भाई कहाँ से आया। अब लोग करते क्या, वो एजेंट बैठे ना जगह जगह, उनको कैश देते हैं, टिकट बुक करवा ली। कैश को डिटेक्ट करना सरकार के लिए मुश्किल है, तो सरकार सोच रही है धीरे धीरे सब कुछ क्या कर दो, नॉन कैश। मतलब अब 20,000 से ऊपर का प्लॉट खरीदना है ना, चेक से खरीदना पड़ता है। 20,000 से ऊपर का, 2 लाख से ऊपर की कार नहीं ले सकते आप कैश। 2 लाख से ऊपर की कार लेनी है तो पेमेंट किससे करनी पड़ेगी? चेक। और चेक से करनी पड़ेगी तो पेमेंट कहां से रूट होगी? आपके बैंक अकाउंट से। और बैंक अकाउंट को फॉलो कौन करता है? इनकम टैक्स। तो ये रूल इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाए। अगर देश में कैश बंद हो जाए ना, कैश की ट्रांजेक्शन, तो इनकम टैक्स का काम बहुत आसान हो जाए। वो सीधा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देंगे, बस सीधा बैंक की ट्रांजैक्शन। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा नो डाउट, वो जमा भी होंगे, निकलेंगे भी ज़्यादा उसके, तो बस टैक्स कहाँ लगा देंगे? वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देंगे, खत्म बात। लेकिन दिक्कत है कैश भी चल रहा है ना, तो कोशिश ये है धीरे धीरे कैश को क्या कर दो, खत्म, ट्रांजैक्शन बंद। बिजली के बिल बंद, बड़े बिल कैश नहीं जाएंगे, बुकिंग तरह तरह की कैश में बंद। कोशिश यही है सरकार की। हो सकता है आने वाले टाइम में जोमेटो वाला कहेगा नहीं लेता पैसे कैश, वही करो, पेटीएम करो, गूगल पे करो। क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट हो सकता है। चलो, इनकम टैक्स एक्ट ने ये रूल बनाया कि 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते आप, ये रूल बनाया। लेकिन एक उसमें ये सेक्शन बनाया, रूल दिया 6DD।
उसमें एक्सेप्शन डाल दिए। एक्सेप्शन मींस पेमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट कर सकते हो, आपने एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट देनी है, इमरजेंसी हॉलीडे ऑफ बैंक, बैंक की छुट्टी के दिन पेमेंट दे सकते हो। कुछ एक्सेप्शन डाल दिए, गवर्नमेंट की पेमेंट कैश दे सकते हो, जैसे बिजली का बिल भरा आपने कैश 12,000 रुपये चलेगा, अलाउड। सरकार कहती आने दो, जो आता है आ तो रहा है, पैसे देने ले लो, बिजली का बिल, रेलवे की पेमेंट, सरकार के टैक्स, आने दो कैश। किसानों को पेमेंट, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, चेक नहीं लेगा, वो चेक ले लेगा आपसे, कल को क्या है चेक बाउंस हो जाए, बेचारा क्या करेगा। मान लो तनिष ने कॉटन मंगवाई किसान से, 90,000 रुपये का माल है, ठीक है, वो कहता बाबू जी लाओ 90,000 रुपये ट्रक खाली करूँ, ये कहता भाई इधर आ, सेक्शन समझा रहा है उसको, कहते ये देखो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 40A3, कहता मतलब, कहते इसमें क्लियर लिखा है कोई भी माल नहीं खरीद सकते, खर्चा नहीं कर सकते 10,000 से ऊपर कैश, इसलिए भाई साहब मैं आपको चेक दूंगा 90,000 रुपये का। वो कहते चेक तो मैं लेता ही नहीं, मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं, मैं क्या करूंगा चेक का। ये कहता फिर ऐसा करो 10,000 रुपये दे देता हूँ कैश, थोड़े दिन बाद 10 और, फिर 10 और, फिर 10 और, ऐसे देता हूँ 90। वो कहता है अपने लड़के को आवाज मारता, वो ट्रक वाला कहता है ऐसा करो नीचे के 2 बैग उतार दो, 10,000 के हैं। इसको कहता 2 बैग फिर ले जा, 10 दे दे, 2 बैग फिर ले जा, ऐसे ही करेगा ना वो। लेकिन बार बार ट्रकों का किराया भी है और बार बार की टेंशन भी है, किसान भी परेशान, उसका माल बिकेगा नहीं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप कैश दे नहीं सकते, दिक्कत है इनकम टैक्स में। तो सरकार ने एक रूल बनाया 6DD, कह दिया कि किसान भाइयों को कितना मर्जी कैश दे दो, अलाउड रूल बनाया ये। अब आप 90 का माल खरीदेंगे तो क्या दे देना, कैश, कोई रोक टोक नहीं। बिजली पानी के सरकार के बिल भी क्या दे देना, कोई रोक टोक नहीं। तो ये रूल का मतलब क्या होता है, रूल उसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं। सेक्शन के अंदर कुछ और डिटेल देनी हो तो वो कौन देता है, रूल्स। रूल्स 62 में बने, कई सेक्शन से रिलेटेड रूल्स हैं। सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट इश्यू करता है, कोई किस डेट से कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, कोई चीज का क्लैरिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन है, वो तरह तरह का कंफ्यूजन क्लियर करता है। कोर्ट की जजमेंट भी काम आती है, आगे के लिए क्या बन जाती है, एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल लूं, सरकार ने एक रूल बनाया कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। आप क्या भरो, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। मैं टैक्स भरो ना भरो, सिर्फ क्या फाइल करो, इनकम टैक्स की रिटर्न। तो उसमें था 4 व्हीलर, उसमें रूल बनाया, पुराना रूल बता रहा हूं, कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर वाला हाई स्टेटस का ही आदमी होता है सरकार के अकॉर्डिंग, और अगर 2.5 लाख से कम कमाता हो कोई, तो हाउ कैन यू मेंटेन योर 4 व्हीलर। सरकार की सोच थी क्या 4 व्हीलर कैसे रख सकते हो, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख साल से कम है, यानी एवरेज कितनी हुई 22,000, इससे भी कम कमा रहे हो, तो आप 4 व्हीलर कैसे मैनेज कर रहे हो। यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, लिख के देके जाओ तेरी इनकम कितनी है। ये किस लिए बनाया सरकार ने रूल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी नॉलेज में आए। अब हुआ क्या, एक आदमी हैंडीकैप था, उसने क्या 2 व्हील और लगा लिए साथ में, हैंडीकैप था वो, स्कूटर के साथ 2 व्हील और लगा लिए। ऑफिसर कहता है ये तो 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हील थे, 2 हैंडीकैप ने, और कहते ये तो 4 व्हीलर है, यू हैव नॉट फाइल योर रिटर्न। हमने कहा हुआ है कि 4 व्हीलर हो तो क्या भरनी पड़ती है, इनकम टैक्स की रिटर्न, तेरे तो 4 हो गए, तूने भरी नहीं रिटर्न, फाइन लगाऊंगा मैं तुझ पे। वो बंदा कहता क्यों मजाक उड़ा रहे हो, 4 व्हीलर कहाँ है, 2 व्हीलर तो है। ऑफिसर कहता है ये 4 व्हीलर है। बात उस बंदे की नहीं है, बात हिंदुस्तान के कितने लोग होंगे ऐसे जो बेचारे इस तरह हैंडीकैप। सुप्रीम कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि ये 4 व्हीलर है सर के नहीं, बताओ, लाखों लोगों का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो व्हीकल ये एक्स्ट्रा व्हील हटा के चल रहा है ना, वो 2 व्हीलर है, क्योंकि ये व्हील तो उसने अपनी स्पोर्ट के लिए एक्स्ट्रा लगाए हैं। अगर ये व्हील हटा दे तो व्हीकल चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। वो बंदा हैंडीकैप्ड है इसलिए उसने व्हील जोड़े हैं, तो ये 4 व्हीलर नहीं, ये क्या है, 2 व्हीलर। तब ये रूल आया। उसके बाद हमेशा जो इस तरह के 4 व्हीलर हैं उनको क्या माना गया, 2 व्हीलर ही माना गया।
क्लियर। तो कोर्ट की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है जजमेंट्स की, और आगे के लिए वो क्या बन जाता है, एग्जाम्पल। आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, ये इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई आदमी घर के बर्तन बेचे, उसे एसेट ना माना जाए, उस पर कोई गेन नहीं आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे सस्ते बर्तन खरीदे, जैसे आपने खरीदे मान लो स्टील के, एल्युमिनियम के, तो कई बार क्या होता है ब्रास के, स्टील के, ये क्या हो जाता है कई बार महंगा हो जाता है ना मेटल, और महंगे बेच दिया आपने, फायदा आ गया। 1 लाख के खरीदे घर के बर्तन, बाद में 150 के बेच दिया आपने, तो फायदा आ गया ना, कोई टैक्स नहीं। घर के बर्तन बेचने पे कोई टैक्स नहीं, रूल आया। लेकिन ज्वेलरी पे टैक्स है। कोई ज्वेलरी बेचता है तो उस पे क्या है, टैक्स। सिल्वर, डायमंड, गोल्ड। तो एक बंदे ने क्या किया, सिल्वर के बर्तन बेचे, चांदी के बर्तन बल्क में, काफी थे उनके घर में। शाही होते हैं ना कुछ लोग, परिवार जिनके घरों में वो फोटो नहीं लगी होती बुजुर्गों की, मूवीज में देखते हैं भाई ये 1800 से इतने साल ये थे, दादा परदादा सबकी फोटो, वो शाही परिवार मतलब वो। उनके घर में बहुत से बर्तन थे, हाउस होल्ड यूटेंसिल, और किसके थे, चांदी के, सिल्वर यूटेंसिल बेच दिए। अब बहुत फायदे में भी, किसी जमाने में चांदी तो बड़ी सस्ती थी, अब तो बहुत महंगी है। ऑफिसर कहता है कि ये बर्तन नहीं, ये क्या है, सिल्वर है, ये ज्वेलरी में आएगी, सिल्वर है, इस पे क्या लगेगा, टैक्स। वो बंदा कहता है ये हाउस होल्ड यूटेंसिल है सर, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स क्या होते हैं, माफ। आप क्या कहते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हैं तो माफ है, घर के बर्तन है। और अगर वो चांदी, गोल्ड, सोना है, ज्वेलरी में आ जाएगा तो उस पर टैक्स है। आप क्या कहते हैं, टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ठीक है, लगना चाहिए। ऑफिसर तो कह रहा है लगना चाहिए। कोर्ट में गया केस, तो कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एक्ट ने तो ये लिख दिया कि अगर ज्वेलरी टाइप की चीजें हैं इस तरह तो टैक्स है, बर्तन है तो माफ। अब ये तो कहानी और होगी, बर्तन चांदी के। तो कोर्ट ने जजमेंट दी कि एज पर इंडियन ट्रेडिशन, हमारा इंडियन ट्रेडिशन है कि वी यूज सिल्वर यूटेंसिल्स, हम सिल्वर के बर्तन यूज करते हैं, तो हेंस इट इज टू बी ट्रीटेड एज हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, नो टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड, टैक्स नहीं लगेगा, और उसको टैक्स माफ कर दिया। और उसी जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि गोल्ड या डायमंड या प्लेटिनम के यूटेंसिल्स हैं, ये हम इतने रईस कभी नहीं रहे, ऐसी ट्रेडिशन कभी नहीं, वो ज्वेलरी में आएंगे, उसको बेचेंगे तो क्या लगेगा, टैक्स। सही है। आप लोगों के घर में भी क्या है, 1-2 चम्मच, कोई छोटा बाउल मिल जाएगा ना, सिल्वर का मिल जाता है ना घरों में। बचपन में खिलाते हैं पेरेंट्स के भाई दिमाग तेज होगा, जो सिल्वर है ना उसमें खाने से कहते हैं कि उसका कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट होकर दिमाग तेज होता है, ऐसा कुछ तो मिल जाता है। लेकिन गोल्ड के घर में चम्मच है किसी के, देखे बाउल वगैरह, कोई रिश्तेदार जेब में वही डाल के ले जाएगा, एक चम्मच ले जाओ, कहाँ है, नहीं। तो कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि गोल्ड, कभी पता लगे अगर ये जजमेंट ना आती तो दिक्कत ही होती। क्या होता, किसी ने गोल्ड बेचना है, बिस्किट पड़ा है, वो क्या करेगा, टैक्स बचाने के लिए वो किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाएगा, उसको थोड़े पैसे देगा, कहता है जी बड़ी सी प्लेट की शेप दे दे इसको, क्या फिर कह देंगे गोल्ड के बर्तन है हमारे, तो गोल्ड बेचेंगे, क्या कह के, यूटेंसिल कह के टैक्स बच जाएगा। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया भैया कि डायमंड जड़वा लो ना, वो सारा का सारा टैक्सेबल। बर्तन बेचोगे सिल्वर के तो एक्सेप्ट। तो मैं कह रहा हूं टाइम टू टाइम कोर्ट की जजमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है, उसके अकॉर्डिंग आगे के लिए रूल्स काम आते हैं। चलो ये क्या है, बजट है हमारा, ये क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ टैक्स, यानी टैक्स की रेट्स, किस पे कितना टैक्स लगेगा ये कौन बताता है, हर साल का बजट। यानी आपको जो ये बुक्स पढ़नी है ना, उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है, बल्कि मेन तो इनकम टैक्स एक्ट, क्या जानने के लिए, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीज आपको पढ़नी है। आप चले जा रहे थे, मान लो तनिष्का चली जा रही है कहीं, कोई गिरे हुए पैसे मिल गए, भगवान देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, इनको 2-3 लाख रुपए मिल गया, जा रहे थे मिल गया, इन्होंने पूछा इधर उधर। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत लगाना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो यही कहता है पूछो किसके हैं, पुलिस में हो। तो चलो वैसे इन्होंने मॉरल ग्राउंड पे इधर उधर देखा,
कोई दिखे, कोई नहीं दिखा, ये पैसे ले आई। वेदर इट इज इनकम, क्या इनकम है ये? नहीं, ये तो भगवान के दिए पैसे, रखो, कोई इनकम नहीं है ये। क्या इन्होंने कुछ किया इसके लिए? किसी ने दिया? इनकम के लिए कोई सामने वाला पेड़ भी तो हो। तो इनकम टैक्स एक्ट ये चीजें बताएगा, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, पर यू हैव टू प्रूव दैट कि आपको मिले थे। ऐसे नहीं कि मान लो इनके घर में रेड हुई, 2 करोड़ रुपए पकड़ा गया कैश, पूछा कहां से आया, कहता उस चौक पे पड़ा हुआ मिला था। ऐसे नहीं, इनकम टैक्स में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि इनकम मिली थी, कमाई थी, नहीं कमाई थी, टैक्सेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, क्या टैक्सेबल है या नहीं। तो वो इनकम टैक्स एक्ट और बजट हर साल का क्यों देखना है? चलो ये तो पता लग गया कि आपकी इनकम 9 लाख है। अब इस पे टैक्स कितना लगेगा, कितने %, कितनी इनकम पे, ये कौन बताएगा? हमारा बजट। हर साल बजट आता है, आपको पता है, फरवरी में, और हर साल नई टैक्स की रेट आती हैं, नया इनकम टैक्स पढ़ा जाता है हर साल बुक्स बदल जाती हैं इनकम टैक्स की। क्यों? थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है इसमें और टैक्स की रेट्स में, जिस वजह से हर साल नई बुक्स अपडेट करनी पड़ती हैं। तो हमें नहीं, वो नहीं कहेंगे, वो आपने जस्टिफाई कर दिया, इधर उधर लोगों कंप्लेंट भी फाइल करवाई, कोई ओनर नहीं आया, ठीक है, तो क्या है, पैसे आप रखो, यही है। यहाँ तो हाल ये है कि एक बिहार के अंदर एक चोरों ने क्या किया, ऑटो नहीं होता, ऑटो में नोट भर रखे थे, ऑटो ऊपर तक नोटों से भर रखा था ऑटो चला रहा था बंदा, एक बंदा उसके साथ बैठा था, पीछे नोटों से भरा था। किसी चौक नाके पे पकड़ा गया वो ऑटो, पैसे से भरा था। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया जी उस घर से चोरी की हमने। उस घर में एक बीजेपी का नेता रहता था, नाम नहीं लेता, चलो, एक लीडर रहता था, एक लीडर था वहाँ। तो पुलिस ने कहा कि भैया उस लीडर के पैसे हैं। लीडर से पूछा गया कि आपके घर में चोरी हुए, ये नोट पकड़े गए हैं ऑटो से? क्या हमारे ही नहीं। वो जी मेरी तो सीट चली जाएगी, मेरे घर में इतने नोट थे कि चोरी करके ऑटो भर के ले गए, तो इट मीन्स ये पैसा 2 नंबर का है और मुझे मेरी पार्टी निकाल देगी, मिनिस्टर था या जो भी, मेरी वहां छुट्टी हो जाएगी। तो वो मानना ही नहीं, कहता मेरे नहीं है, वो चोर कहने इनके घर से लाए हैं ऐसी भी हालत हो जाती है, तो ये दिक्कत है। चलो, बाकी ये इनकम टैक्स एक्ट ना बहुत सी बातें ऐसी करता है जो इसना राम राज होता है, हर कोई क्या है, सच बोलता है। जैसे खेती में भी इनकम टैक्स पूछता है, ये उगा था कि तूने उगाया था, बीज डाल के पानी दे के उगाया था तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, अपने आप अच्छी बारिश में कुछ उग गया तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो ये कुछ बातें इनकम टैक्स, पर ये इतना सीधा कहाँ है कि आप हर कोई बात बिल्कुल सही सही बताते हैं। मान लो तनिष्क ने पत्ते खेले किसी से, 3 लाख रुपए जीत गया, तो इनकम टैक्स उस पर 30% टैक्स लगाता है, 30, इस तरह की इनकम पे। लेकिन आप कहोगे जी बताता कौन है कि मैंने पत्ते खेल के जीता, शर्त जीती, बताता कौन है? सही कह रहे हो, कोई नहीं बताता। ये पैसे तो पकड़े जाते हैं, जैसे किसी के रेड हुई तो पूछा कहाँ से आया, पता लगा ऐसे जुआ सट्टा खेला है, मतलब पकड़े जाते हैं। ऐसे पैसे लोग अक्सर बताते नहीं, लेकिन यहाँ तो रूल पढ़ा दिए जाते हैं हमें बुकिश दुनिया में कि हाँ इस तरह की इनकम पे इतना टैक्स है। रूल तो हम सारे पढ़ेंगे। तो चलो, हमें क्या क्या चाहिए, ये सारे कंपोनेंट अपा इस इनकम टैक्स में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, रूल्स क्या है किसी पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड, सरकार तरह तरह के, जैसे कोई कंफ्यूजन हो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, सर्कुलर इशू करती है तरह तरह के। कोई माइंड में लोगों के कंफ्यूजन है कि इस पे टैक्स है नहीं है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करती है। कोई नया रूल आया तो किस डेट से एप्लीकेबल होगा, इस तरह के रूल, कोर्ट की जजमेंट, हर साल का बजट, ये सब हमें चाहिए अगर आपको इनकम टैक्स को पढ़ना है। तो मैं इनकम टैक्स एक्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रूल गिफ्ट का पढ़ रहा हूं। गिफ्ट सेक्शन 56 to 10 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो, मेरे पास रूटीन में ही ना इसकी क्वेरीज आती हैं लोगों की, सर हुड्डा में प्लॉट लेना है, पैसे लेने, इससे ले लें कि ना ले लें, सर इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना काम। और मैंने तो इसकी कितने लोगों को वीडियोस भी शेयर की हैं, क्योंकि अब तो रिकॉर्ड करते हैं, चलो अगले को वीडियो शेयर कर देते हैं, भाई साहब अगर टाइम है ना तो वीडियो देख लो, इसकी पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं बता तो देता हूं, लेकिन इसके रूल क्या है इनकम टैक्स के वो देखना है। तो सेक्शन 56 to 10 है इसके अंदर,
डिटेल में आप फिर दोबारा भी पढ़ेंगे आगे अदर सोर्सेज के चैप्टर में। गिफ्ट का रूल क्या है? इनकम टैक्स कहता है कि कोई भी कैश, चेक और कोई नेफ्ट, ड्राफ्ट, इस टाइप से कोई गिफ्ट ले रहा है कोई भी इंडिविजुअल, अगर फ्रॉम रिलेटिव ले रहा है, फ्रॉम रिलेटिव, नो लिमिट, नो टैक्स। रिलेटिव से लो, रिलेटिव कौन है वो मैं बात करूंगा। और अगर फ्रॉम नॉन रिलेटिव, जैसे कि दोस्त है, रिलेटिव नहीं है, जैसे सच एज फ्रेंड है कोई, ऐसा कुछ रिलेटिव नहीं है, उससे अप टू 50,000, इफ गिफ्ट इज अप टू ₹50,000 पर annum फ्रॉम ऑल नॉन रिलेटिव, जो रिलेटिव नहीं है उनसे 50,000 तक का है तो कोई टैक्स नहीं। इफ ओवर 50,000 फ्रॉम ऑल, सब नॉन रिलेटिव से मिला के 50,000 से ऊपर हो गया तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल, होल अमाउंट इज टैक्सेबल। लेकिन फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑन मैरिज, नो लिमिट, एग्जाम्प्ट। देखो रूटीन लाइफ में भी बड़ा काम है, एज अ प्रोफेशनल तो काम आएगा ही आएगा, वैसे भी अपने घर में और रूटीन में आस पड़ोस में भी ये रूल क्या है, लोगों को बड़ा बेनिफिट दे सकता है कि गिफ्ट का प्रोविजन क्या है। एक सेक्शन है 56 सब सेक्शन 2 और क्लॉज 10, जो ये कहता है क्या कैश, चेक, ड्राफ्ट में गिफ्ट लेते हो किससे? रिलेटिव। रिलेटिव से जितना मर्जी गिफ्ट लो, पूरी तरह से क्या होगा? एग्जाम। मुझे मेरी मदर ने गिफ्ट दे दिया 10 लाख रुपए, क्या करूं? कुछ भी नहीं। वाइफ ने गिफ्ट दे दिया, कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट दे दिया, कुछ नहीं, जितना मर्जी ले लो। क्लियर? रिलेटिव। नॉन रिलेटिव है तो नॉन रिलेटिव है, फ्रेंड वगैरह है, रिलेटिव नहीं। कब दे गिफ्ट? शादी पे, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। तो वो जितने मर्जी गिफ्ट आए, किसी से आए, तो वो क्या होंगे? माफ हो गए। क्लियर? शादी के ओकेजन पे, जिसकी नहीं हुई है तो वो प्लानिंग कर सकता है इसकी। कैसे? अपना ब्लैक वाला पैसा लोग क्या करते हैं, शादी से जस्ट पहले थोड़ा थोड़ा दे आते हैं इधर। जैसे वो दोस्तों को दे आए, 50,000 दे आए, किसी को 1 लाख रुपए दे आए, किसी को 60,000 रुपए दे आए। कहता क्या करूं? कहता कुछ नहीं करना, शगुन भी नहीं चाहिए, तू फ्री में आ, खा पी के जा, बस ये मेरा ही पैसा चेक से दे दे। जैसे मान लो इधर उधर बांट आए, 50,000, किसी को लाख, किसी को 70,000 दे आए। क्या क्या आए कि तू इस पैसे को अपने बैंक में डाल ले, शादी वाले दिन आएगा ना शगुन देने, तो वो एनवलप में क्या डाला? चेक डाल के दे जा, बस मेरे पैसे मेरे को ही दे जा। बस आपके क्या बन जाएंगे वो सारे? वाइट। क्योंकि शादी के मौके पे जितने मर्जी गिफ्ट आ जाएं, सारे के सारे क्या हैं? टोटली एग्जाम। ब्लैक पैसा क्या हो जाएगा? वाइट। हिंदू कल्चर है तो एक ही शादी होती है, एक ही बार ले लेगा, कितने ले लेगा, और मोहम्मदम कई बार 2 भी कर लेते हैं, 3 भी। शादी होनी चाहिए। हाँ, तो नॉन रिलेटिव कह रहा हूं, रिलेटिव तो मौका भी नहीं चाहिए। जैसे आज 18 फरवरी है, तो आज कोई ओकेजन भी नहीं है, मान लो उनका, मान लो राम की बात कर रहा हूं, तो ना तो कोई ओकेजन है, ना कोई उसकी एनिवर्सरी है, ना कोई बर्थडे है, रिश्तेदार देंगे 10 लाख रुपए माफ। रिलेटिव है ना, ऐसे रिलेटिव कम ही मिलते हैं। दे जाएं तो पूरी तरह से क्या होगा? एग्जाम। रिलेटिव के लिए ओकेजन नहीं चाहिए, कम मर्जी दे जाएं, रिश्तेदारी है। जो रिश्तेदार नहीं है उनसे शादी पे जितने मर्जी ले लो, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। और मैरिज जिसकी है वो, यानी दूल्हा दुल्हन, मान लो राम की शादी और परमार्थ शर्मा उनके फादर साहब है, तो परमार्थ शर्मा ही चेक लिए जा। ना ना ना, चेक किसको आए? राम और मिसेस राम, उसके नाम। प्लानिंग करते हैं लोग, जिनके पैसा होता है ब्लैक का, वो क्या करते हैं, शादी आती है बच्चे की तो कोई 40-50 लाख रुपए वाइट कर लेते हैं ऐसे ही दे दे के, इस तरह से। इवन तो लोग एनवलप भी संभाल के रखते हैं जिसमें वो डाल के जाते हैं ना,
कल को इनकम टैक्स पूछ ले, देखो जी ये एनवेलप है और ये बंदे ने चेक दिया था, ये वो पैसा जो है शादी के दिन आया, ऐसा करके। कभी कभी क्या होता है, थोड़े दिन पहले एक मेरे पास एक क्वेरी आई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिप्लाई ना बुक्स में नहीं मिलता, वो अपनी नॉलेज या कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बात बनती है। तो किसी एडवोकेट साहब का फोन आया, क्या सर आप क्लास वगैरह रिकॉर्ड करते हो? उन्होंने देखी होगी, हम लोग फेसबुक पे भी शेयर कर देते हैं इनकम टैक्स की भी कुछ क्लासेस, तो उन्होंने वीडियो देखी होगी। क्या सर ऐसा है, कुछ फैमिलीज में कल्चर होता है कि जैसे ना रिश्तेदार लोग आते हैं वो शादी से पहले आ जाते हैं, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे कुछ फैमिलीज में होता है ना, पुराने टाइम में तो रिश्तेदार 7-8 दिन पहले ही आ जाते थे और रोज गाने बजाने चलता था, ऐसे सिस्टम। लेडीज की तो आजकल तो एक ही दिन होता है, वो कई दिन चलता था। और जैसे वो मामा लोग और वो कई दिन पहले आ जाते थे कि घर में काम भी करना है और प्लस तैयारियां करनी है, ऐसा। तो कहते हैं जी कुछ फैमिलीज में कल्चर होता है कि कई दिन पहले आ जाते हैं और जब वो आते हैं ना तो काफी सारे गिफ्ट भी लाते हैं, कैश और चेक भी लाते हैं, तो वो तो शादी से पहले ही आ गया। आप कहते हो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज आए, शादी के मौके पे आए दूल्हा दुल्हन को, तो कहते जी क्या वो माफ होगा? क्योंकि वो शादी वाले दिन नहीं आया, उससे हफ्ता 10 दिन पहले ही आ गया। क्या कहते हो आप? एग्जाम्प्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैरिज के ओकेजन पे गिफ्ट मानने के ना मानने, क्या कहते हो? बुक्स में नहीं लिखा, वैसे ही मान लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो शादी से कई बार क्या होता है, कई लोग आ नहीं पाते शादी वाले दिन, मजबूरी है, कहीं और जाना है, वो अगले दिन आ जाते हैं घर में थैंक्स कहने कि चलो आपने हमें इनवाइट किया, अच्छी वेल विशेस के लिए, घर में आके कोई गिफ्ट दे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, शादी से अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कुछ पहले आ जाते हैं, कुछ हफ्ता पहले आ जाते हैं, जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं कुछ लोग, तो वो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ही है ना वो गिफ्ट, इसीलिए देके गए ना, नो मैटर, वो गिफ्ट भी क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज है, और टोटली क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, शादी पे जितने मर्जी आए। अब एक क्वेश्चन और आता है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट आए तो फ्रेंड देगे एनिवर्सरी पे? नहीं, मैरिज थोड़ी है वो, मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज थोड़ी है, और मैरिज पे गिफ्ट माफ है, ना कि एनिवर्सरी पे, वो गिफ्ट माफ नहीं होंगे। हाँ जी, उसकी भी मैं बात करूंगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे व्हाइट मनी चाहिए, मान लो हुड्डा में प्लॉट लेना है मैंने, ठीक है, मुझे प्लॉट लेना मान लो 50 लाख रुपए का, मेरे पास 30 लाख का इंतजाम है व्हाइट में, तो मैंने एक अंकल को कहा, अंकल जी 20 लाख रुपए का चेक दे दो। कहता बेटा है ही नहीं, मैंने पैसे मैं दूंगा। मैंने उनको कैश दिए 20 लाख रुपए, उन्होंने अपने अकाउंट में डाले और मुझे चेक दे दिया 20 लाख, अपने खाते में पैसे आ गए। तो मेरे से इनकम टैक्स पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव। किससे आए ये 20 लाख रुपए मुझे? मेरे रिलेटिव। बाकी अंकल लपेटे जाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है, क्रॉस एग्जामिन करता है कि गिफ्ट देने वाले की कैपेसिटी है कि नहीं। अंकल से पूछेगा भी तुमने 20 लाख रुपए कहां से जमा किए, समझ गए ना, इधर से आए उधर से आए ना, टैक्स लगा देगा उन पे, वो उनकी प्रॉब्लम है। अपने लिए इनकम टैक्स तो अपने लिए बात कर रहा है। 56(2)(10) गिफ्ट लेने वाला किससे गिफ्ट ले रहा है? रिलेटिव से तो एग्जम्प्ट, नॉन रिलेटिव से तो कब ले रहा है? शादी पे, मैरिज एनिवर्सरी पे होना चाहिए माफ ना ना। एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, क्या हुआ, कुछ फैमिलीज में आपने सुना होगा बच्चों का ना वो रोका टाइप क्या बोलते हैं, अब हर उसमें कल्चर में अलग अलग बोलते हैं। क्या करते हैं वो बच्चों को, जैसे छोटे छोटे स्कूल लाइफ में ही मैरिज कर देते हैं एक तरह से वो, लेकिन वो रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ऐसा होता है, यानी वो ऐसे ही चलता रहता है, पढ़ते रहते हैं। जब वो क्या है मेजर बनते हैं, जैसे वो लाइफ में स्टैंड हो जाते हैं, तो पेरेंट्स एक बड़ा फंक्शन करके फिर दोबारा एक मतलब वो फाइनल लड़की को उनके घर भेज देते हैं, ऐसा सुना होगा। अब वो जो पहले फंक्शन हुआ, जो वो बच्चे थे स्कूल लाइफ में थे, उस वक्त के गिफ्ट, मैरिज के गिफ्ट माने जाए कि ना माने जाए, इस पे बड़े डिस्प्यूट हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली में ऐसा होता है कि ऐसा कुछ, इसे मैरिज मानना जाए कि ना माना जाए। इसे इनकम टैक्स ने मैरिज नहीं माना, उसे माना जस्ट लाइक एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट है, मैरिज नहीं, एंगेजमेंट है, और एंगेजमेंट पे गिफ्ट माफ नहीं है। किस पे माफ है? तो मैरिज मतलब मैरिज, एंगेजमेंट नहीं, एनिवर्सरी नहीं। क्लियर, समझ आया? और सुनो, अगर मैं कहता हूं रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव नहीं है, दोस्त है, कितने दें? सब मिलके साल में टोटल कितने? 50,000।
मान लो आपने मुझे गिफ्ट दिया 15,000 का, इन्होंने दिया 15,000 रुपए का, इन्होंने दिया 15,000, कितने हो गए 45। इन्होंने कहा, वंशिका ने कहा कि सर 5100 रुपए गिफ्ट। चल मैंने कहा जी ये 100 ऊपर के आप ही रख लो, क्योंकि ये 100 रुपए ऊपर के बड़ा खराब करेंगे काम। होता है ना ट्रेंड 5100 3100, तो ये 45 मेरे पास पहले आ चुके हैं, 15 15 15। अब ये 5100 दे देंगे ना तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, और ये सारा का सारा टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 100 रुपए बड़े महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि मान लो आप पे टैक्स 30% चल रहा है आपकी इनकम, तो 15,000 रुपए का टैक्स लगभग पड़ जाएगा इस पे। तो आप इनको कह दो कि 100 रुपए अगली बार ले लेंगे, तो आप 50 के अंदर ही रखो, समझ गए, दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्या है, सारे के सारे पे टैक्स है। एक आदमी को साल में रिलेटिव से जितने मर्जी गिफ्ट आए काउंट मत करो, उसको गिनती में ही ना लो। और नॉन रिलेटिव दोस्तों से जो रिलेटिव नहीं, कितने आए टोटल साल में 50। 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो पूरे पे टैक्स, इसलिए क्या है गिफ्ट लिमिट में लेना। मान लो मेरे पास 45 पहले आ चुके हैं, ठीक है, 45 पहले, एक और बंदा आके 25,000 देना चाहता है, तो ये तो कितना हो जाएगा 70। जाने भी नहीं देना चाहेंगे आप, क्या आ रहा है पैसा, फिर आए ना आए, ये भी बात है। उसको कहोगे अगले साल, वो आएगा ही नहीं अगले साल, कि यार रिस्पेक्ट ही नहीं की, मेरा गिफ्ट भी नहीं लिया। ऐसा करो, उसको कहो भाई ऐसा है, ठीक है तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते, गिफ्ट दे लेंगे। उसको कहो कि मेरी वाइफ को दे दे। वो रिश्तेदार अंकल हैं, जैसे ये हस्बैंड को आ रहे हैं 45, 25 किससे ले लो, वाइफ को कह दो, क्योंकि 50,000 तक तो वाइफ भी किसी से ले सकती है, समझ गए ना भाई। वो कोई फ्रेंड है, जो भी है, दूर के अंकल हैं, रिश्तेदार वाले नहीं है, तो 50 से ऊपर ले नहीं सकते। तो आपके कितने हो गए हैं 45। अगर आप 25 लोगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 के 70 पे क्या लग जाएगा टैक्स। तो आप ऐसा करो, पैसे तो घर के घर में ही हैं, उनको कह दो जी मेरी वाइफ को दे दो, 25,000 उसको आ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, 50,000 तक तो वो भी ले सकती है, समझ गए। तो 1 रुपया भी ऊपर एक आदमी को आया तो क्या सारे पे टैक्स लग जाएगा। अब तो बच जाओगे ना, अलग अलग हो गया ना, डिवाइड हो गया। तो इसलिए गिफ्ट की प्लानिंग करो, गिफ्ट की प्लानिंग करो। 50 से ऊपर हुआ तो सारे पे टैक्स लगेगा, ठीक। अब जो मुझे पैसे मिले उसको कुछ भी करें, कुछ मर्जी करो। तो ऐसे तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को दे दे और वो मान लो कि ना बैंक में जमा करा दे, तो उसके पास आएगा। दिक्कत उसमें है, उसमें एक चैप्टर है क्लबिंग। क्लबिंग क्या कहता है, चलो इस बात पे मैं आता हूं। सबसे पहले ना मैं रिलेटिव बता दूं, क्योंकि रिलेटिव जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तो ये हस्बैंड वाइफ और ये सब डाउट रहेगा। रिलेटिव कौन है, सबसे पहले देखना, राम। मान लो मिस्टर राम, राम के रिलेटिव कौन है, राम की मदर ने, राम के पापा ने राम को गिफ्ट दिया, तो वो क्या है रिलेटिव। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों आ गए, मैटरनल पैटर्नल, यानी नाना नानी दादा दादी दोनों क्या हो गए। मुझे मेरे नाना ने दादा ने गिफ्ट दिया तो माफ। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, राम को उसके भाई ने या सिस्टर ने गिफ्ट दिया, कोई दिक्कत नहीं, माफ। राम के अंकल आंटी, अंकल आंटी मोहल्ले में अंकल आंटी है वो नहीं, रियल वाले अंकल आंटी। मैटरनल पैटर्नल, अंकल तो अपन सबको ही कह देते हैं, वो कहते हैं अपनों से भी प्यारा है होगा, लेकिन रियल वाला होना चाहिए। चाचा ताऊ हो, ठीक है, मामा हो, बुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, सब रिलेटिव। और इनके स्पाउसेस भी याद रखना। जैसे ये है ब्रदर है, ब्रदर रिलेटिव, तो उसके स्पाउस यानी भाभी भी रिलेटिव। सिस्टर रिलेटिव तो उनका स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर यानी जीजा जी भी क्या हो गए रिलेटिव, ठीक है ना। अंकल आंटी तो रिलेटिव, उनके स्पाउसेस भी, मतलब जैसे मान लो बुआ है, फादर साहब की सिस्टर तो बुआ है, जो फूफा है वो तो वैसे तो रिश्ते में नहीं है क्योंकि फादर साहब की सिस्टर तो बुआ है, लेकिन उनके स्पाउस कौन हो गए फूफा जी, वो भी क्या हो गए रिलेटिव, समझे। मामा रिलेटिव तो मामी भी क्या रिलेटिव, क्लियर। चाचा तो चाची भी रिलेटिव, यानी अंकल आंटी मैटरनल पैटर्नल दोनों, समझ गए ना। मामा और उधर चाचा ताऊ बुआ, उनके स्पाउस, ब्रदर सिस्टर तो उनके स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स हो ही गए, नाना नानी दादा दादी मैटरनल पैटर्नल,
पेरेंट्स मम्मी पापा खुद के, और वाइफ भी क्या, ये तो है ही रिलेटिव, वाइफ रिलेटिव है, वाइफ के पेरेंट्स भी रिलेटिव, वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स भी रिलेटिव, वाइफ के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउसेस भी रिलेटिव। समझ गए? मान लो मैं अपनी बात करूं तो वाइफ रिलेटिव, वाइफ के पेरेंट्स यानी इसके कौन हो गए, इन लॉ फैमिली में, हाँ फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी रिलेटिव। मुझे मेरे फादर इन लॉ से या मदर इन लॉ से मिला तो वो क्या होगा, बिना कोई लिमिट, बिना कोई लिमिट क्या होगा, एक्सेप्ट। क्लियर? और वाइफ के नाना नानी दादा दादी उनसे गिफ्ट आया वो भी क्या होगा, बिना लिमिट एग्जाम। यानी पेरेंट्स अपने हो या वाइफ के, राम या उन मिसेस राम के, ग्रैंड पेरेंट्स अपने हो या वाइफ के, ब्रदर सिस्टर अपने हो या वाइफ के, उनके स्पाउसेस भी, साले साहब रिलेटिव हो गए ना, वाइफ का ब्रदर इनका कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ साले साहब, तो उनकी वाइफ भी रिलेटिव, इनकी सिस्टर, वाइफ की सिस्टर सिस्टर इन लॉ होगी तो हस्बैंड साडू साहब भी रिलेटिव। समझे ना? यानी ये तो हो ही गए ग्रैंड पेरेंट्स। अंकल आंटी नहीं है, याद रखना, अंकल आंटी वाइफ के नहीं है, ध्यान दो। वैसे मान लो वाइफ के चाचा जी हैं तो वो लड़का भी तो क्या है, चाचा जी बोलेगा, लेकिन नहीं, उनसे गिफ्ट कौन सा गिफ्ट माना जाएगा, नॉन रिलेटिव का गिफ्ट। सही भी है, इनकम टैक्स ने कुछ सोच के रूल दिया, सही भी है। अपने अंकल आंटी नहीं देते, पहली बात तो गिफ्ट मान के चलो, अपने अंकल आंटी दे दे वही काफी है। वो वाइफ के अंकल आंटी तो दूर का थोड़ा हो जाता है ना, वाइफ को दे दें तो समझ में आता है, लेकिन वो दामाद को दे दें शायद दूर हो जाता है काम। तो इसलिए अंकल आंटी रिलेटिव वाइफ के नहीं है। ऐसे वाइफ के लिए अपने अंकल आंटी तो रिलेटिव है, लेकिन हस्बैंड के अंकल आंटी से वाइफ को गिफ्ट आएगा नहीं, नहीं रिलेटिव नहीं। क्लियर? अब देखो, बच्चे तो दोनों के कॉमन ही होते हैं, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, उनसे भी गिफ्ट माफ है। यानी वैसे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से गिफ्ट मिलते हैं, चलो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चा खूब कमाने लग गया, वो अपने पापा को 10 लाख रुपए देगा, लो पापा आपने बड़ा स्टडी पे खर्च किया, ये लो 10 लाख रुपए का गिफ्ट, तो वो भी माफ। ग्रैंड पेरेंट्स से गिफ्ट, बहुत ग्रैंड पेरेंट्स से गिफ्ट आते हैं बिल्कुल, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन अपने ग्रैंड फादर को दे, कम होता है ना केस। ऐसे बुजुर्गों के केस में कहां वो बच्चों से गिफ्ट लेते हैं, मान के चलो, पर अगर ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, माफ। रिलेटिव की लिस्ट समझ आ गई? माइंड में सेट करो, एक दो क्वेश्चन पूछता हूं ना, ना कजन रिलेटिव नहीं है, सिर्फ अंकल आंटी पे ही ब्रेक लगा लेना बस। मुझे चाचा का बेटा कहता है, मान लो पंजाब रहता है, मुझे व्हाइट मनी चाहिए, वो कह रहा है कि चलो मैं दे देता हूँ 10 लाख रुपए, तो मैं उनको कहूँगा आप, मैं नहीं लेना तेरे से, तू क्या कर, पहले अपनी मम्मी को या पापा को दे दे, वो मेरे चाचा चाची हैं, वो मेरे को दे देंगे, तो मेरे क्या होगा, वो उससे सीधा नहीं ले सकते। कजन ब्रदर सिस्टर नहीं है, अंकल आंटी अपने, वाइफ के नहीं। और वाइफ ने गिफ्ट लेना है तो अपने अंकल आंटी से ले, मेरे अंकल आंटी से मेरी वाइफ ले सकती है गिफ्ट, ले लेगी तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट नॉन रिलेटिव वाला हो जाएगा, और 50 से ऊपर होते क्या लग जाएगा। दिमाग में सेट करो ये लिस्ट, समझ गए? बताना, अभी मेरे पास एक क्वेरी आई थोड़ा टाइम पहले, देवरानी को जेठानी से गिफ्ट मिला है, सामने वाले ने सीधा ये पूछा, देवरानी जेठानी एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं, तो सर समझ नहीं आ रहा है, बुक में लिखा नहीं हुआ, तो आप तो पढ़ाते हो, मैंने वीडियो भी देखी थी, माफ होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से। हाँ जी, ये लिस्ट माइंड में सेट कर लो। और ये लिस्ट ऐसे है, अगर इस लेडी के रिलेटिव पूछोगे ना मुझसे, तो लेडी के लिए अपने अंकल आंटी, हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स, हस्बैंड के अंकल आंटी इसके रिलेटिव नहीं। अब देखो ध्यान से, देवरानी जेठानी रिलेटिव हैं, रिलेटिव हैं, कैसे पता लगा, सुनो। यस यस यस, ये लेडी के लिए हस्बैंड रिश्तेदार, ठीक, हस्बैंड का ब्रदर शाम है, मान लो शाम रिश्तेदार, शाम की वाइफ स्पाउस होगी ना, इसकी देवरानी या जेठानी होगी, तो वो क्या होगी, रिलेटिव। साडू साहब क्या हो गए, देखो वाइफ की ब्रदर सिस्टर रिश्तेदार है, राम को ब्रदर इन लॉ से गिफ्ट आया अपने साले साहब से, साली साहिबा से, तो एग्जाम, उनके जो आगे स्पाउस है वो भी क्या है,
रिलेटिव। साधु साहब भी रिश्तेदार हो गया, ठीक है ना, तो साले की वाइफ भी क्या होगी, रिश्तेदार। ये इस तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट स्पाउस का भी तो है, स्पाउस। क्लियर? चलो आप बताना। मान लो मुझे मेरे भतीजे ने गिफ्ट दे दिया, वैसे है नहीं, छोटा है बहुत है। मान लो 1 मिनट के लिए कि मान लो कोई है बड़ा भाई है, मान लो उसका बच्चा कमाने लग गया, मान लो कोई जॉब वॉब करने लग गया, मान लो 1 मिनट के लिए, और उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। कहता चाचा जी आप लो 5 लाख रुपए का गिफ्ट। मुझे मेरे भतीजे ने नेफ्यू नीस से गिफ्ट मिला तो क्या होगा? देखो लिस्ट ध्यान से देखो। ले सकता हूं, रिलेटिव है या नहीं? रिलेटिव नहीं, नहीं नहीं रिलेटिव नहीं, कहीं नहीं लिखा। सिर्फ कौन लिखा? ब्रदर सिस्टर, आगे ना तो कजन है ना नेफ्यू नीस है। यानी ये बड़ा अजीब रिश्ता है ना। अंकल मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अंकल का रिश्तेदार नहीं। समझो ध्यान से। मुझे मेरे चाचा ने गिफ्ट दिया, मेरे चाचा ने मुझे गिफ्ट दिया तो अंकल से गिफ्ट हो गया। राम को अपने चाचा से गिफ्ट आया तो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। लेकिन उल्टा कर लो, अगली बार चाचा को पैसे की जरूरत है तो ये राम अपने चाचा को 10 लाख रुपए दे दे तो चाचा के लिए वो क्या है? गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव। थोड़ा अजीब लगता है कि भाई रिश्तेदारी तो 2 साइडेड होती है। अंकल रिश्तेदार है तो भतीजा भी तो रिश्तेदार होना चाहिए, नहीं है? कहता कम ही चलता है जी, अंकल ही दिया करते हैं भतीजों को। ऐसा इनकम टैक्स ने मानना है। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन आती है। एचएफ क्या है? परिवार ही है। एचएफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ द फैमिली मेंबर। तो एचएफ से गिफ्ट आए तो फैमिली मेंबर का ही गिफ्ट है, नो इशू। हाँ, एक स्टूडेंट ऑनलाइन है, वो कह रहा है जी गिफ्ट फ्रॉम नीस और कजन नॉट एग्जाम्प्ट। बिल्कुल सही, एग्जाम्प्ट नहीं होता वो नेफ्यू नीस का। यस, तो चलो रिलेटिव का मीनिंग समझिए अच्छे से। कजन ब्रदर सिस्टर नहीं, भतीजे भांजे भतीजियां नहीं है, वाइफ के अंकल आंटी या हस्बैंड के अंकल आंटी भी रिलेटिव नहीं है। क्लियर? दादा ग्रैंड चिल्ड्रन से अपने पोते से गिफ्ट ले सकते हैं। 5 लाख रुपए ले लिया अपने ग्रैंडसन से, लो कोई दिक्कत नहीं। और ग्रैंड चिल्ड्रन अपने ग्रैंड फादर से गिफ्ट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। देख लो ऊपर लिस्ट है, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो थी रिलेटिव, बस यही रोक लो, इसके अलावा और रिश्तेदार नहीं। बाकी सारे लोग किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन रिलेटिव। आप अपनी रिश्तेदारी बना के रखा करो, काम आते हैं ये। क्यों? कभी कभी व्हाइट मनी के चक्कर में चेक लेने पड़ जाते हैं। मान लो आपको कोई प्लॉट लेना है व्हाइट में, ठीक है, 20 लाख रुपया व्हाइट में चाहिए। या तो ओकेजन देखो, घर में कोई शादी शुदी आ रही है तो है, तरीका है, शादी आ रही है तो जितने मर्जी ले लो। शादी भी नहीं है जी, अब क्या जल्दी थोड़ी कर देंगे व्हाइट मनी के चक्कर में शादी, तो शादी भी नहीं है आसपास घर में कोई, तो क्या करें? रिलेटिव ढूंढो, नजर दौड़ाओ। अपने परिवार में कोई अंकल आंटी मिल जाएगा, कोई ब्रदर सिस्टर, कोई भाभी मिल जाएगी, कोई जीजा जी मिल जाएंगे जिनके पास क्या है? व्हाइट में मनी है। या कोई एग्रीकल्चरिस्ट मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चरिस्ट पे इनकम टैक्स माफ है। किसान, मान लो मेरे अंकल के पास अच्छी जमीन है, क्या है वो? एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स नहीं लगता, तो अंकल से गिफ्ट लो ना, एग्रीकल्चरिस्ट से गिफ्ट लो, क्योंकि उसकी मनी पे टैक्स नहीं है, वो गिफ्ट दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे अंकल के पास 2 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ अंकल के पास, और मुझे उन्होंने 20 लाख रुपए का चेक दे दिया। पैसे तो मेरे ही थे, मतलब घुमा फिरा के चेक ले लिया। इनकम टैक्स क्रॉस एग्जामिन करने जाता है, कर सकता है कि भाई सुमित तुझे तो 20 लाख आया, पर ये अंकल बता थोड़ा डिटेल में कहाँ का है। वो उधर से इंक्वायरी करेगा कि इस बंदे ने रिटर्न नहीं भरी या भरी तो कम भरी। उनसे पूछेगा भाई साहब आपके पास ये 20 लाख कहाँ से आए? तो अंकल कहते जमीन है, खेती करता हूँ। इनकम टैक्स ने इंक्वायरी की, अंकल के पास तो जमीन ही कितनी है, लैंड कितनी है? 2 एकड़। 2 एकड़ साल में क्या कमा लेगा वो? 2 एकड़ में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा लेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। जमीन में लिमिट ही होती है इनकम की, तो वो फंस जाएंगे, वरना उनको बताना पड़ेगा सोर्स क्या है, नहीं तो इनकम टैक्स उन पे टैक्स लगाएगा। इसलिए रिलेटिव कौन सा ढूंढना? जिसके पास क्या हो? सोर्स, व्हाइट मनी हो, एग्रीकल्चर इनकम हो। क्लियर? या आपका कोई रिश्तेदार कनाडा बैठा है, जान पहचान वाला कोई बैठे हैं लोगों के इधर पंजाब साइड इधर, या कोई यूके बैठा है, वो व्हाइट का सारा इंतजाम वो करते हैं, वो भेजने वहाँ से पैसा।
बाद में वो जब आएंगे तो वो क्या दे देना आप, ऐसे ही करते हैं, वहाँ फ़ोन मारते हैं लोग जी 10 लाख रुपए वाइट में चाहिए, वो वहाँ से 10 लाख ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपसे पूछें जी मेरे रिश्तेदार हैं फ़ौरन से पैसा भेजा है, चलो ठीक है, उनको देना कैसे है वापस, वो जब आएंगे तो जैसे तैसे भी जाते हैं। तो रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव कहीं भी हो तो कितना भी माफ़, रिलेटिव नहीं तो ये माफ़, और शादी के मौके पे जितना मर्जी माफ़, अदरवाइज ये 50,000 की लिमिट है। अब पूछो क्या पूछ रहे हैं आप, अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ आप पूछ रहे थे कि सर आप यहां तो कह रहे हो वाइफ जितना मर्जी ले हस्बैंड से, रिश्तेदार है माफ है, बिल्कुल सही, वो जो पैसा ले रहे हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं, पर एक और चैप्टर है, कौन सा पढ़ेंगे आप, पूरा चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, वो ये कहता है कि पैसा ले लिया कोई दिक्कत नहीं हमें, हमें तो उससे आगे जो इनकम आती है दिक्कत उससे है। देखना, मान लो हस्बैंड ने वाइफ को एक हाउस ट्रांसफर कर दिया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख है, फ्री में ट्रांसफर कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, ये सेक्शन पकड़ेगा क्या वाइफ को, टैक्स लगाएगा बताओ? 20 लाख वाला घर दे दिया या 20 लाख कैश दे दिया, लो कैश ही कर देता हूं, लो घर की जगह मैं यहां पे क्या कर देता हूं, कैश ट्रांसफर कर दिया, लो, क्या ये वाला सेक्शन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना? वो कहेगी मेरे को किससे मिला है, मेरे हस्बैंड से मिला है, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक को पैसे से तो कोई लेना देना ही नहीं, ये तो क्या करता है, वाइफ वो 20 लाख रुपया रख के बैठ गई, अपने लॉकर में डाल दिया, उसने कहती धीरे धीरे हर साल ज्वेलरी खरीदूंगी, उसने उसका कुछ नहीं किया, तो कोई दिक्कत है इनकम टैक्स को? नहीं। कोई टैक्स लगेगा? नहीं। कोई क्लबिंग नहीं। दिक्कत तब है जब वाइफ ने इस पैसे की क्या करवा दी, इसने एफडी करवा दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिससे इसको इंटरेस्ट आ गया साल का 1 लाख रुपए। अब दिक्कत है, ये चैप्टर क्या कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन देते हैं तो उस केस में क्लबिंग के रूल लगेंगे। जो फर्दर इनकम आएगी वो टैक्सेबल किसके लिए होगी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एच हस्बैंड, 1 लाख। इस पे टैक्स वाइफ नहीं देगी, टैक्स कौन देगा इस पे, यानी दो अलग अलग बातें हैं। एक तो कौन सी, ये वाली गिफ्ट के प्रोविजन की, दूसरी कौन सी, फर्दर इनकम वाली। फर्दर इनकम में दिक्कत है, ठीक है। एफडी से जो इनकम आ रही है, एफडी दी कोई दिक्कत नहीं, कैश दिया कोई दिक्कत नहीं, उससे जो आगे इनकम आ रही है उसमें दिक्कत है हस्बैंड वाइफ में। क्लियर? हस्बैंड पैसे किसको दिए, वाइफ भी घर में है, पैसा भी घर में है, ये ड्रामा ही है एक तरह से। कोई दूसरे की वाइफ को दे दे तो देखो ऐसा है, आज से कुछ साल पहले ये रूल था कि भैया वाइफ को नहीं देना, वो इनकम क्लब कर देगा, इनकम टैक्स इनकम को ना क्लब कर देता है। या अपनी वाइफ को दिया तो क्या दिया गिफ्ट, कहता है पैसे घर के घर में, तुम तो वो 2.5 लाख रुपए डिवाइड करने के चक्कर में हो। तो इनकम टैक्स में चोरी करने के लिए लोग क्या करते थे, तब ये 50,000 की सीलिंग नहीं होती थी, गिफ्ट देने वाले की मर्जी, किसी को भी गिफ्ट दे, वाइफ को नहीं देना क्लबिंग। तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे की वाइफ को गिफ्ट कर दिया करते थे ये करते थे लोग। मान लो ऐसा, वो क्या करते थे, अपनी वाइफ को गिफ्ट देगा तो उससे जो इनकम आएगी दिक्कत होगी, क्लब होगा, तो एक दूसरे की वाइफ को गिफ्ट कर देते थे। उस वक्त ये 50,000 का रूल नहीं होता था। अब तो ये भी बंद हो गया। जानते क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब एक दूसरे की वाइफ को देंगे तो वाइफ के लिए मुसीबत है। मान लो ये 2 लाख रुपए दे दे, ये इसकी वाइफ को 3 लाख दे दे, तो दिक्कत क्या है, ये भी मिसिज ए को 2 लाख देगा तो मिसिज ए फंस जाएगी, क्योंकि ये उसका रिलेटिव नहीं है। और रिलेटिव नहीं है तो क्या हो गया, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट हो गया ना। तो ये 50,000 से ऊपर का गिफ्ट होने की वजह से ये 3 लाख रुपए किसको टैक्स देना पड़ेगा, इस 3 लाख रुपए पे मिसिज ए को। इस 2 लाख पे किसको टैक्स देना पड़ेगा, इनको। ऐसे इस पे देगा टैक्स मिसिज ए 2 लाख पे, ये कितने पे देगी, 3, क्योंकि रिलेटिव के बिना गिफ्ट कितने से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 50। तो इसलिए ये कैलकुलेशन भी सारी क्या होगी, फेल होगी, क्योंकि अब तो कोई अनजान या दोस्त से ले ही नहीं सकता ना 50,000 से ज्यादा। जब ये रूल था ना, गिफ्ट कोई किसको मर्जी दे,
तो ऐसा होता था, एक दूसरे को देखा नहीं होता था, गिफ्ट आ रहे हैं। दिल्ली का एक आदमी सिरसा में गिफ्ट दे रहा है, यहां का एक आदमी बॉम्बे के बंदे को गिफ्ट दे रहा है, जानते हैं नहीं, गिफ्ट दे रहे हैं कैश 2 नंबर में ऐसे। पर इनकम टैक्स ने ये सारा खेल खत्म कर दिया, सीलिंग लगा दी कि भैया ऐसे गिफ्ट नहीं देने, 50,000 से ऊपर होते ही टैक्स लग जाएगा। सारी कैलकुलेशन वो बंद हो गई। अब तो लोग किसको गिफ्ट दे रहे हैं? रिलेटिव्स को, क्योंकि नॉन रिलेटिव का आते ही दिक्कत आ जाएगी 50। और आप सोचो 50 के से कम के लिए क्या हो जाएगा? अगर आपने साल में 40,000 रुपए का गिफ्ट ले लिया तो कितनी व्हाइट मनी जोड़ लोगे आप? वाइफ के नाम ले लो 40-50,000, अपने नाम ले लो, कितनी व्हाइट मनी जोड़ लोगे? साल में 1 लाख, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 50 से ज़्यादा तो एक आदमी ले ही नहीं सकता। कई लोग एडवोकेट, अकाउंटेंट रिटर्न भरते हैं, बंदे को पता ही नहीं, उसकी कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपये वैसे ही लिख लेते हैं, बाय कैश गिफ्ट रिसीव 45,000। वो पूछता है एडवोकेट से, कह सर ये अकाउंटेंट से, कह ये 45,000 आए तो है नहीं मेरे को। कह मैं कह रहा हूँ ना आए हैं। चल डाल, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स तो है नहीं, और डिपार्टमेंट को पता है, कर लो यार, 50,000 रुपये कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, कितने को व्हाइट मनी जोड़ लोगे 50,000 में? समझ गए? तो ये स्टोरी थोड़ी गिफ्ट की खराब है। अब 50 से ऊपर नहीं चलता, या फिर रिलेटिव ढूंढो। समझ आया? अब ये प्रॉपर्टी पे भी रूल है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में भी ये रूल हो गया है, प्रॉपर्टी भी नहीं दे सकता कोई फ्री में 50,000 से ऊपर। दोस्त क्या होना चाहिए उसके लिए? कंसीडरेशन एडिक्वेट। नहीं होगा, 50,000 से ऊपर का डिफरेंस होगा तो पूरे पे टैक्स। जैसे एक एग्जांपल, मेरे दोस्त ने मुझे 20 लाख वाला प्लॉट 15 लाख में दे दिया। दोस्त ने कितना कंसेशन दे दिया? 5 लाख। ये कितने से ज्यादा है? 50,000 से। तो इनकम टैक्स कहता है सुमित तुझे गिफ्ट मिला है 5 लाख, टैक्स भर। अगर मेरे दोस्त ने 20 लाख वाला 1960 का दे दिया तो कितना सस्ता दे दिया? 40,000। तो कितने से कम है ये? 50 से कम। चलो रहने दो, माफ, इतने में क्या फर्क पड़ता है, इनकम टैक्स कहता है। तो ये प्रॉपर्टी में भी है। सिर्फ इस सेक्शन में ये है, कार, बाइक, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, क्लॉथ, ये सारे आज भी एग्जम्प्ट है, सारे एग्जम्प्ट है। कौन से टैक्सेबल है? एक तो ये टैक्सेबल है, एक प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो टैक्सेबल है, एक ज्वेलरी, पेंडिंग एक्सेट्रा, बस, शेयर्ड वेंचर, बस। ये 3 कैटेगरी है गिफ्ट की, जिन पे ये 50,000 का रूल अलग अलग लगता है। यानी कैश वाले गिफ्ट 50,000 तक के माफ, ये वाले भी कितने तक के माफ? 50। ये वाले भी कितने तक के एग्जम्प्ट? 50। ये अलग अलग कैटेगरी में माफ है, 50-50-50। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने 40,000 रुपए का चेक दे दिया गिफ्ट में, दोस्त ने। एक दोस्त ने मुझे गोल्ड रिंग दे दी 30,000 वाली गिफ्ट में। जोड़ने नहीं, अलग अलग कैटेगरी है। ये क्योंकि 50 से कम है, ये माफ। ये गोल्ड रिंग कितने की है? 30, वो भी माफ। अलग अलग कैटेगरी, 50-50। समझ गए? क्या चीजें गिफ्ट में ना लेना रिलेटिव के बिना? कैश, चेक, ड्राफ्ट और प्रॉपर्टी और ज्वेलरी, शेयर, डिवेंचर, पेंडिंग्स मत लेना 50,000 से ऊपर की, फ्रॉम ऑल। नहीं तो क्या लगेगा? टैक्स। एक दोस्त ने मुझे 20,000 वाली रिंग दे दी, एक दोस्त ने 40,000 रुपये वाली चेन दे दी। कितना हो गया टोटल? 60। इस कैटेगरी में कितना आ सकता था मैक्सिमम? 50। ये कितनी वैल्यू आ गई? फेयर मार्केट वैल्यू 60। 60 का 60 मेरे लिए टैक्सेबल। क्लियर? समझे? एक दोस्त ने चेक दे दिया 40,000, बताना, 40,000 का चेक दे दिया इस कैटेगरी में। एक ने मुझे 60,000 वाली रिंग दे दी इस कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरी। चेक 40 का, बस साल में एक दोस्त ने मुझे चेन दे दी 60,000 वाली, गोल्ड, मार्केट वैल्यू 60 वाला। क्या होगा? 60 पे लगेगा।
या पूरे 1 लाख पे लगेगा? 60 पे, क्योंकि वो कैटेगरी अलग अलग है, क्योंकि वो 50 से कम में एग्जम्प्ट, ये वाला कोई आया ही नहीं, ये वाला 60, क्योंकि 50 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब बताना, मुझे मेरे ब्रदर ने गिफ्ट दिया साल में 30,000 का, सुनना, चेक दिया मुझे मेरे ब्रदर ने 30,000 का, 30,000 का मुझे मेरे ब्रदर ने गिफ्ट दिया। 40,000 के चेक्स मेरे दो दोस्त देंगे 20-20 हजार करके। दो फ्रेंड से कितना गिफ्ट आया? 40,000। ब्रदर से कितना आया चेक? 30,000। इसी कैटेगरी में है, बताओ क्या होगा? फ्रेंड से 40, रिलेटिव से 30, लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। रिलेटिव वाला गिनो ही ना, छोड़ दो, लाखों रुपया इस साइड में कर दो, माफ, देखना ही नहीं। और बाकी वाला कितना है? 40। चलो शादी पे गिफ्ट आए 30,000 के, शादी पे, शादी के 2-4 महीने बाद बर्थडे आया, बर्थडे पे और आगे, शादी पे आए 30, साल चल रहा था, जून जुलाई में शादी हुई थी, साल चल रहा है, और शादी के 2-3 महीने बाद तो फ्रेंड से और ऐसे गिफ्ट आए बर्थडे पे 40,000, चेक किया है, कैश चेक। मैरिज पे कैश चेक आए 30, दोस्त लोग देंगे, और दोस्त लोग 2 महीने बाद उसी साल में बर्थडे पे 40,000 के देंगे, चेक कर, वो लगेगा टैक्स के नहीं लगेगा? वही सेम बात है, नहीं लगेगा, क्योंकि मैरिज वाले काउंट ना करो, और जो बाकी है वो कितने के रह गए? 15 ही हुए, वो तो 40 रह गए, तो वो क्या है? पूरी तरह से एग्जाम्प्ट। प्लान करो, प्लान। और एक बात, पैसा देने वाला अगर अपना है तो उसे भी ना फंसा देना, ध्यान से लेना उससे पैसे, बेचारे अंकल को पता ना हो, वो आप दे दो कैश, वो अकाउंट में डाल के आपको चेक दे दे, कल को अंकल फंस जाए, तो इससे अच्छा ना डिवाइड कर लो। आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है, रिश्तेदार बहुत बढ़िया आपके, ऐसा करो 3-3, 4-4 लाख रुपए अलग अलग रिश्तेदारों में बांटाओ, उनसे चेक ले लो। 2-2, 3-3 लाख के लिए इनकम टैक्स इंक्वायरी नहीं करता। हाँ अंकल को कहे, हाँ जी बताओ 3 लाख कहाँ से आए, 2 लाख कहाँ, इतने तो बंदा जस्टिफाई कर देगा, कमाए हैं। बड़ा अमाउंट 20 लाख ले लिया एक से ही तो दिक्कत आएगी। इसलिए जितना डिवाइड करोगे उतना अच्छा है। डीमोनेटाइजेशन में लोगों ने क्या किया? आपके घर में 20 लाख कैश पड़ा है, बदल तो नहीं सकते ना बैंक से, पकड़े जाओगे कल को कि इस बंदे ने 20 लाख रुपया बदला है। लोगों ने क्या किया? इधर दे आए 1 लाख, किसी को इधर पकड़ाए 50,000, किसी को इधर पकड़ाए 2 लाख रुपए, और सबने थोड़े थोड़े बदल लिए। उससे क्या है? नॉलेज में आया नहीं मामला, फिर नोट बदल के दूसरे हो गए, नए वाले 2-2 हज़ार वाले, बाद में वो हो गए, और लोगों को संभालने भी आसान हो गए। बड़ा नोट एक पैकेट में ही 2 लाख हो गया। तो इस तरह से वो लोगों ने ऐसे ही किया। इनकम टैक्स में ही ऐसा है। तो जो चालाक लोग हैं ना, वो डिवाइड करते हैं। जितना डिवीजन होगा ना, उतना ही डिटेक्शन कम होगी। खर्चे करते हैं लोग, अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं, अलग अलग बैंक में, कोई प्राइवेट और सरकारी, थोड़े खर्चे वहाँ से कर दिए, थोड़े वहाँ से, थोड़े वहाँ से, थोड़े वहाँ। उससे क्या होता है? एक ही बैंक से बड़ी ट्रांजैक्शन ना होने पे इनकम टैक्स में डिटेक्ट कम ही होता है। वैसे तो आने वाले टाइम में ये खेल भी खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार सारे बैंक अकाउंट आधार से लिंक कर देगी, पैन कार्ड से लिंक कर देगी। तो डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स के पास आपका आधार पे जो भी ट्रांजैक्शन है सारी आ जाएंगी आने वाले टाइम में। एक फैमिली आईडी बनवा रहे हैं, उसमें उसका पर्पस भी यही है, सारी फैमिली की आईडी बना दो, सारा डाटा पूरे परिवार का ही आ जाएगा इनकम टैक्स के पास धीरे धीरे। तो मुश्किल हो जाएगा। वो एक चल भी रहा है ना, एक रेडियो जॉकी पे, कि कोई बंदा फ़ोन करता है कि मानो आने वाले टाइम में सब कुछ आधार से लिंक हो गया, तो बंदा फ़ोन करता है, भाई साहब 2 पिज़्ज़ा चाहिए। वो मैम वहाँ फ़ोन रिसीव करती है, कहते सर आपको पिज़्ज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको तो शुगर है, आपका बीपी हाई रहता है, थोड़े दिन पहले आप एडमिट हुए थे। क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन आधार से सारी आ जाएगी। जिस दिन ये होगा उस दिन दिक्कतें आएंगी लोगों को टैक्स चोरी में। फिलहाल लोग कर रहे हैं डिवाइड करके। उतना जितना डिवाइड, उतना ही इनकम टैक्स की नॉलेज में कम मात्रा है। ये चीज़ है। लोग लॉकर में पैसा रखो, किसी को सलाह देनी हो, लॉकर के अंदर अगर आप कुछ इस तरह से रखते हो गोल्ड वोल्ड, तो स्लिप बना के रखो। कई बार क्या होता है, एक लॉकर में काफ़ी गोल्ड पड़ा है, तो घर में काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, तो हर एक का एक पाउच बनाओ सुनीता देवी, दूसरा पाउच बनाओ कामना, तीसरा पाउच, ऐसे, ताकि वो लॉकर एक है जी, ये अलग अलग लेडीज़ का माल है सारा वो गोल्ड,
ताकि वो इनकम टैक्स से बच जाए। लगभग इनकम टैक्स 50 एक तोले गोल्ड हो ना, 50 तोले बहुत होता है, आधा किलो, 50 एक तोला मतलब 500 ग्राम तक गोल्ड हो तो इनकम टैक्स मान लेता है जी। हिंदुस्तान है, यहाँ पे लेडीज़ जब शादी होती है तो ससुराल वाले उसके अपने घर वाले गोल्ड देते हैं, प्लस और भी खरीदते हैं मैरिज एनिवर्सरी पे ये वो ऐसे करके 50 एक तोला मतलब 500 ग्राम तक गोल्ड हो इनकम टैक्स छोड़ देता है। आपके पास 2 किलो निकला तो इनकम टैक्स पूछेगा ये 1.5 का हिसाब दो, 1.5 किलो कहाँ से आया। और गोल्ड ज्वेलरी शेप में है तो बच जाता आदमी, बिस्किट ही लेके रखे हैं तो नहीं बचता किसी भी तरह से, क्योंकि बिस्किट तो वही लेके रखता है ना जो 2 नंबर का पैसा लगा के रखता है। ज्वेलरी तो चलो लेडीज ने खरीदी टाइम टू टाइम, तो एक सिस्टम है। प्रॉपर्टी के कागज आपके घरों में भी दिक्कत आती है क्या? देखो प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ज़्यादा और रजिस्ट्री क्या होती है कम, कलेक्टर रेट। मान लो आपने हुड्डा में एक प्लॉट खरीदा, उसका कलेक्टर रेट 10,000 है और मौके पे प्रॉपर्टी 50,000 रुपये है। आपने 200 गज का प्लॉट खरीदा, कितने का? 1 करोड़ खरीदा, 1 करोड़, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्ट्री कितने की करवा रहे हो आप? 20 लाख। ठीक है, तो वो क्यों करवाते हैं कम? क्योंकि एक तो वाइट मनी ज़्यादा नहीं बतानी पड़ेगी, दूसरा ना जितने की रजिस्ट्री करवाते हैं उस पर 7% खर्चा लगता है सरकार का। 1 करोड़ की करवाओगे तो कितना खर्चा लेगी सरकार? 7 लाख। 20 लाख की करवाओगे तो कितना खर्चा लेगी? 7% करीब करीब 140 टैक्स की और सरकार की फीस की चोरी है। और वाइट मनी भी 20 लाख बतानी पड़ेगी, 80 लाख बतानी नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या आम घरों में, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्या होता है एक अग्रीमेंट लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने प्लॉट लिया आराम से, अग्रीमेंट में पक्का रेट ही लिखा होता है। जो अग्रीमेंट होता है ना कि सुमित ने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा है, इतने पैसे दे दिए, बाकी ऐसे देगा, वो लिखा होता है वो कागज अग्रीमेंट। जब रजिस्ट्री हो जाती है, बाकी के दे दिए, रजिस्ट्री मेरे नाम होगी, उसमें कितने रुपए लिखे हुए हैं? 20 लाख। तो वो पुराना कागज जला देना चाहिए। जो अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है ना उसमें पैसे कितने लिखे हुए हैं? पूरे 1 करोड़। कल को वो इनकम टैक्स के हाथ में लग गया तो फंस जाओगे। इनकम टैक्स कहेगा भैया ये 1 करोड़ का माल है, कहाँ से आए पैसे? सरकार की फीस भी नहीं भरी 7% वाली आपने। तो इसलिए सबसे पहले आम तौर पे आपकी फैमिली ने कोई प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदा है तो वो एक अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है, तब तक संभालो जब तक वो प्लॉट आपके नाम रजिस्टर्ड ना हो जाए। उसके बाद उस कागज का कोई काम नहीं, फाड़ो, जलाओ, आग लगाओ। घर में यही होता है, पकड़े जाते हैं ऐसे कागज और बंदे को पता नहीं होता, वो संभाल के रखे बैठे हैं इस तरह के कागजों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, लॉकर की भी मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। लोग लॉकर भी अलग अलग लेते हैं, डिवाइड, जितना डिवाइड उतना अच्छा। थोड़े चार्जेज हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग नाम से, 1 महीना ठोक सुधारा दिक्कत है। तो जब आप ऑफिस में बैठते हैं ना तो इस तरह की दिक्कतें भी आपको, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हमारे यहाँ कल्चर है, वाइट मनी का जवाब मांग रहा ऑफिसर, कहाँ से आए सर आपके पास पैसे? तो एक तो ये सारे है ही हैं, गिफ्ट ये वो। दूसरी कहानी और भी है, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो ना घर में, तो 5-4 लाख तो लोग ऐसे ही गिना देते हैं। कहते घर में बच्चा पैदा हुआ था, इधर उधर वाले आते नहीं बधाई देने, कब देंगे ऑफिसर को? कहते हैं ऑफिसर मानता भी है क्योंकि कल्चर है इंडिया का। ठीक है, उसे पता है, दे के तो कोई 50,000 बड़ी मुश्किल से गए होंगे, 100, 200, 500 हज़ार करके। तो लेकिन चलो बता रहे, अब क्या इलाज है, 3-4 लाख बता रहा है। वो वाइट मनी इस तरह से जनरेट करने के तरीके हैं, ये सारा सिस्टम फॉलो होता। तो ये तो एक्ट पढ़ के ही पता लगती हैं चीज़ें, जब तक एक्ट नहीं पढ़ोगे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा इनकम टैक्स और थोड़ा